यूजुअली जो कंट्रीज, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं, वहां पर 3 ब्रांचेस होती हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इंडिया में भी ऐसा ही है। बट इनका नेचर कैसा होता है, इट डिपेंड्स कि आपके देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखो, कोशिश यही रखी है कि देयर शुड बी अ सेपरेशन, देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। ऐसा क्यों किया गया है? सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि जुडिशरी लेजिस्लेटिव के साथ इंटरफेरेंस ना करे, और लेजिस्लेटिव मतलब तीनों अपना अपना काम अलग अलग तरीके से करे, कोई इंटरफेयर ना करे। ये किस लिए रखा है, आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान का। ठीक है, तो पाकिस्तान में क्या होता है, ऑल्दो पाकिस्तान भी है सो कॉल्ड रिपब्लिक कंट्री है। हेलो, वॉइस सबको ब्रेक वॉइस हो रहा ब्रेक, है। सबके लिए वॉइस ब्रेक हो रहा है कि इज इट ऑन एट माई एंड और आपके एंड पे? सर अभी मतलब मुझे तो सही, हाँ जी, मेरे को भी क्लियर आ रहा है। नहीं सर, क्लियर है वॉइस। ठीक है। हाँ, एक्चुअली जुला, मुझे आपकी मुझे ही जब ब्रेक वॉइस आ होके रही है आ वो रहा है। ब्रेक हो रही है मेरे एंड पे भी। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ओके, ठीक है। तो हम तो जैसे मेरे तरफ पाकिस्तान से का एग्जांपल लेते हैं, तो पाकिस्तान में आपने देखा होगा ना कि वहां पर कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट, कोई भी आज तक किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने अपना टर्म पूरा नहीं किया है। मतलब 5 साल के लिए होता है गवर्नमेंट का टर्म, तो पाकिस्तान में आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने अपना टर्म पूरा नहीं किया 5 साल का। उसमें क्या होता है, क्योंकि पावर इक्वेशन कुछ ऐसा है ना कि अगर मिलिट्री पावरफुल हो जाती है तो मिलिट्री ओवरटेक कर लेती है और खूब कर लेती है। यू अंडरस्टैंड, मतलब तख्ता पलट। तो वो हम्म। सबको यस सर। ऐसे उनको डिटेन करके या उनको ओवरथ्रो कर देती है। ठीक है, हम्म। तो आपने जैसे परवेज राइट मुशर्रफ सर। का नाम सुना होगा। फिर वो आया कोई, फिर उसको, फिर हम्म। फिर चुनाव होंगे, फिर कोई और आ जाएगी, फिर वो अपना टर्म जैसे पूरा अब जैसे इमरान खान था पहले, तो फिर यस मतलब सर। कहने का यस। मतलब है, इसलिए हमने सेपरेशन रखा हुआ है। बट सेपरेशन इज नॉट सो रिजिड इन टर्म्स हम्म। ऑफ इंडिया। बहुत रिजिड सेपरेशन नहीं है। हम्म। ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेटिव में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगी एग्जीक्यूटिव, कोशिश यही रखी है। बट एक चेक्स एंड बैलेंस वाला सिस्टम रहे, कि कहीं कोई भी, जैसे होता है ना कि कभी कभी जुडिशरी बहुत पावरफुल होने लगती है, तब भी दिक्कत हो जाएगी। लेजिस्लेटिव बहुत पावरफुल हो जाती हम्म। है। खैर, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, अदरवाइज दिस इज सो मच इंटरेस्टिंग कि कैसे कैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसके बाद से धीरे धीरे चीज ऐसे चीज होने लग गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को खरा उतरना था इंडिया के एस्पिरेशंस पे। ठीक है, सब चीजों को मेंटेन करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन, एंड विच हैज टू अ लेवल वो खड़ा खरा उतरा भी है। ठीक है, पर्टिकुलरली अभी हम जुडिशरी पे आते हैं। हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। व्हाट आई मीन्स बाय इंटीग्रेटेड, कि कि एक मतलब पूरे अक्रॉस द इंडिया ना एक ही टाइप का जुडिशरी रहेगा, विच इज इंटीग्रेटेड। मतलब टॉप लेवल पे सुप्रीम कोर्ट रहेगा, ठीक है, विच हैज सीट इन न्यू दिल्ली। ठीक है, और बाकी इसके अलावा 25 हाई कोर्ट हैं ऑलमोस्ट इन एवरी स्टेट। ठीक है, ऑलमोस्ट। ठीक है, सब स्टेट में एक एक हाई कोर्ट है, सबको दिया हुआ है। ठीक है, इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक कोर्ट होता है। और भी अगर हम लोअर लेवल पे बात करें तो न्याय पंचायत होती हैं, फैमिली कोर्ट्स होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, कोई कोई कंफ्यूजन किसी को? नो ठीक सर। है, सुप्रीम कोर्ट के 2 काम होते हैं। एक तो जो होता है कि इसके जो जुडिशियल, जो भी ये मैंडेट्स देते हैं, जो भी ये डिसीजन लेते हैं, वो इट शुड बी मतलब should be followed by the lower courts, as in high courts and other subordinate courts। और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। ठीक है, कि वो रहना चाहिए कि स्टाफ के जो जुडिशियल ऑफिसर हैं उनका काम या सैलरी वगैरह, मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी ऑल्सो लुक्ड आफ्टर बाय द मतलब रेगुलेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना? सर क्लियर हो गया? कल आपने एक, हाँ सर, कल सर आपने एक टेबल दिखाया था। आई हाँ डोंट नो सर। रिपीटिंग दिस। कल ये सर रिपीट हो रहा है, हाँ, ये वाला। रिपीट हो रहा है। ठीक है, कोई नहीं, एक स्लाइड था। ठीक है, यस सर। हाँ
तो यही वाला लास्ट वाला था स्लाइड हाँ हाँ, अभी मुझे जो रियलाइज हम हुआ कि ये खत्म मैंने किए कल थे। भी पढ़ाया था। जी जी हाँ जी। ठीक है, लेट्स से कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट का जो डिसीजन है इट इज बाइंडिंग अपॉन ऑल कोर्ट्स, ठीक है। ये ट्रांसफर कर सकता है जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। लेट्स से जैसे कि आप दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस को ही कैन ट्रांसफर टू दिस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ही कैन मूव केसेस, कोई भी केस होता है किसी भी हाई कोर्ट में, वो अपने आप अपने को ले सकता है वो केस, वहां से उठा के अपने में ट्रांसफर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। इट कैन हम्म ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, ठीक है। हम्म दूसरा आता है हाई कोर्ट जो लोअर लेवल पे है। ये इट कैन हियर अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स, ठीक है। इट कैन इशू रिट्स। रिट्स क्या होता है, आई जस्ट एक्सप्लेन इन next few slides. For restoring fundamental rights, it can deals with the cases within the jurisdiction of the state. Jurisdiction का मतलब होता है इसका पावर या अथॉरिटी। किसी भी हाई कोर्ट का जो अथॉरिटी होता है इट रिस्ट्रिक्ट टू इट्स स्टेट इटसेल्फ। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग होता है ना, इट इज इसका जुरिस्डिक्शन पूरा इंडिया है, जहां तक इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री है वहां तक सुप्रीम कोर्ट का रूल चलता है। बट हाई कोर्ट की बात करें तो इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द स्टेट इटसेल्फ, जिस स्टेट का हाई कोर्ट होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अगला है यस सर। एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट, ठीक है। इसका भी काम होगा सुपरिटेंडेंट करना। हाई कोर्ट क्या होगा, हाई कोर्ट अपने नीचे लोअर वाले कोर्ट्स को सुपरिटेंडेंट करेगा एंड कंट्रोल करेगा, ठीक है। देन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील्स विद द केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। इट कंसिडर्स अपील ऑन डिसीजंस गिवन बाय द लोअर कोर्ट। अब मान लो किसी लोअर कोर्ट में कोई डिसीजन लिया है बट किसी को उसको चैलेंज करना है, उसके डिसीजन को चैलेंज करना है, तो इट कैन अपील टू द हायर कोर्ट। एज इन छोटे पे हुआ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर कोई डिसीजन के अगेंस्ट खुश नहीं है तो इट कैन अपील अगेंस्ट द डिसीजन इन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी पसंद नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट। तो अल्टीमेट जो डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो मान्य होगा सबको। इसके अलावा फिर सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई अपील नहीं है फिर, है ना। इसके बाद कोई अपील नहीं। दिस इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है। Yes, sir. ओके और सबऑर्डिनेट, इट डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड उसके बाद सबऑर्डिनेट, बहुत टाइप के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, ठीक है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इट इज मेंशन इन आर्टिकल 124 एंड 12147 इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो जब ब्रिटिश टाइम था ना तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। बाद में इसका नाम सुप्रीम कोर्ट रखा गया 28 जनवरी 1950 को। जब कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? 26 जनवरी को ना, Yes, sir. ठीक है ना। 26 जनवरी 1950, उसके 2 दिन बाद फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का नाम सुप्रीम कोर्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को हर कोई अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। एज एन जैसे भागवत गीता होती है ना, तो भागवत गीता पे सबकी अपनी अपनी होती है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का कभी कभी ये होता है कि कहीं कहीं एक्सप्लिसिटली मेंशन किया होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बात तो एक ही लिखी हुई है लेकिन सब उसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को फाइनल इंटरप्रेटर कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट देगा वही सर्वमान्य होगी, सबको माननी होगी। एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो लोअर जुडिशरी हो चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, सबको वो माननी होगी। अच्छा, क्वालिफिकेशन और टेन्योर की बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन ये है कि वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए एटलीस्ट 5 साल के लिए। एटलीस्ट उसने प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए एज अ हाई कोर्ट जज। और इसके अलावा अगर ये नहीं है तो वो एडवोकेट होना चाहिए 10 साल के लिए, ठीक है। और एज है मतलब 65 साल तक ही एज है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है ना। अगर मान लो कोई 64 साल में सुप्रीम कोर्ट का जज बना है तो 1 साल बाद वो रिटायर हो जाएगा।
कुछ कुछ ऐसे जजेस होते हैं जैसे कि 64 साल और कुछ लेट्स से 200 दिन की एज हो गई और वो फिर 100 दिन के लिए ही 100 या 165 दिन के लिए ही वो सुप्रीम कोर्ट का जज रहता है, ऐसे। ठीक है, सर जुरिस्डिक्शन। हाँ बोलिए। सर जज की एज से रिलेटेड सवाल है कि मिनिमम एज मतलब कौन सी होती है एक मिनिमम सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिमम एज नहीं है। ओके सर कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ मैक्सिमम एज है कि जहां पर वो रिटायर हो सकता है। ओके ठीक सर है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मिनिमम एज नहीं है कि इतने साल के बाद ही वो बन सकता है। लेकिन आप अगर देखो कि अगर आप इफ यू गो बाय द लॉजिक कि पहले वो लॉ की स्टडी करेगा, रजिस्टर्ड करेगा अपने आप को, फिर वो लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा, देन ही और शी विल मूव टू द हाई कोर्ट, वहां कम से कम 10 होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग एज काफी हो जाती है, मतलब 45-50 तक, है ना। यस सर और यस सुप्रीम सर कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते तो काफी, मतलब इवन 60, 62, 63 तक पहुंच टाइम लग जाता है। ठीक है, यस सर उसके बाद जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन मतलब होता है कि उनकी जो कानून का जो पावर है वो कहाँ कहाँ तक वैलिड है। ठीक है, या मतलब क्या क्या उनका जुरिस्डिक्शन है कि किस किस संबंध में वो निर्णय ले सकता है सुप्रीम कोर्ट। ऑल्दो ऐसा कुछ नहीं है जहां पर सुप्रीम कोर्ट वुड नॉट हैव इट्स से, बट कुछ कुछ जुरिस्डिक्शन है जो एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट ही देखता है, लोअर कोर्ट्स नहीं देखते। जैसे पहला आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल का मतलब होता है कि कभी भी लेट्स से कि एक स्टेट है, स्टेट 1 और स्टेट 2, मान लो इन दोनों के बीच अगर कोई कंफ्लिक्ट है तो इट विल बी लुक्ड आफ्टर बाय विच कोर्ट। अगर एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच कुछ कंफ्लिक्ट हो रहा है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता, यस सर। है ना। यस तो सर सर सुप्रीम में ही जाएगा सर। एग्जैक्टली वो कोई हाई कोर्ट हाँ उसको, क्योंकि हर हाई कोर्ट को ये भी तो देखना है ना कि हर स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट है, वो डिसीजन नहीं राइट दे सर। सकता स्टेट का, तो स्टेट का, हाँ है ना। तो सुप्रीम यस सर। कोर्ट दो स्टेट के बीच में या सेंटर और स्टेट के बीच में, है ना, ना सेंटर और यस सर। स्टेट के बीच में या दो स्टेट के बीच में अगर ऐसे कोई भी मामले होते हैं तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, मतलब यस उसको सर। एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट ही देख सकती है। दूसरी हम्म कि इंडिपेंडेंस से पहले कोई ट्रीटी अगर हुई हो, मतलब हम्म कुछ ऐसा मामला फंसा हुआ इंडिपेंडेंस से पहले, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम देखेगी, कोर्ट ही देखेगी। है ना, जो ओके। फेडरल कोर्ट था वही बाद में सुप्रीम हम्म कोर्ट बने। तो ये मीन्स सारा सर अभी जैसे वो 370 आर्टिकल 370 जब हटा तो इट वाज बिफोर इंडिपेंडेंस वो लागू नहीं हुआ था ना। नहीं 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 नहीं, इंडिपेंडेंस इटसेल्फ वो कुछ ऐसा अच्छा नहीं, मैं जाना वो नहीं चाहता। पार्टीशन के टाइम ही हुआ था ना देखो सर। देखो 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 हाँ ऐसा था ना कि हम्म 1947 में इंडिपेंडेंस हम्म मतलब फुली हो गया था, 15 अगस्त यस सर 1947। अब ये 47 हाँ। देखो, है ना, अब ये देखो कि इंडिया के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था कब तक, हम्म 26 जनवरी। 50 तक 1950 तक। तो तब तक कैसे चल रहा था, हम्म आप सोच सकते हो, कोई रूल बुक ही नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तब तक कैसे चल रही थी चीजें, तब भी तो हो ही हम्म रही थी ना। तो राइट हाँ। ये चल रहा था हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 which was which was created by the ब्रिटिशर्स। इंडिया अच्छा के लिए जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे ना, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 लाए थे, तो उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग इंडिया का कानून चल रहा था। बाद हम्म में इस दौरान में ना ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी बना, बहुत चेंजेस भी आए, बहुत कंफ्लिक्ट भी हुए, ठीक है, ऐसा। हम्म तो बात कुछ ऐसी हुई थी ना कि जब आजाद हुआ ना, मतलब 15 अगस्त के बाद, हम्म उसके कुछ टाइम बाद ना पाकिस्तान ने एक ट्राइबल हमला करवाया कश्मीर पे, जम्मू हम्म कश्मीर पे। हम्म ठीक है ना, पावर ऑफ हम्म हम्म स्पॉन्सर्ड था एक तरीके से। तो हम्म वहां पर क्या था कि अब कश्मीर का कुछ ऐसा था, ऑल्दो मैं आई डोंट वांट टू लिटरल मतलब सीरियसली गो, बट जस्ट एक आइडिया है कि जी सर। कश्मीर क्या था, लेट्स से दिस इज कश्मीर, ठीक है। अब क्या हम्म हुआ था कि यहाँ पर इस एरिया में राजा हरी सिंह थे, जो हम्म इसको, क्योंकि उनके पास तीन ऑप्शन थे, जो हम्म प्रिंसली स्टेट थे ना, उनके पास तीन ऑप्शन दिए गए थे आजादी
के टाइम पे, या तो मर्ज विद पाकिस्तान, मर्ज विद इंडिया, और रूल ऑटोनॉमी, अपना रूल करो आप। 3 ऑप्शन थे उनके पास, ठीक है। तो उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द होम मिनिस्टर, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही ट्रैवल सबको कन्विंस किया। मेरे ख्याल से लगभग 512 प्रिंसली स्टेट थे उस टाइम पे, एंड एवरी स्टेट, छोटे छोटे स्टेट थे, तो एवरी स्टेट एग्रीड टू मर्ज विद इंडिया, बट देयर आर 3 स्टेट्स व्हिच डिड नॉट एग्री। वन वाज जूनागढ़ इन गुजरात, वन वाज हैदराबाद, एंड थर्ड इज द जम्मू कश्मीर। अच्छा, ठीक है। तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो चलाया गया उस टाइम पे। तो नवाब जो था हैदराबाद का, ही एग्रीड विद द इन मर्जिंग विद इंडिया। जूनागढ़ को भी प्लेबिसाइड किया गया, वहां के लोगों का राय पूछा गया, एंड दे एग्रीड टू जॉइन विद द इंडिया, ठीक है। एंड फाइनली बस कश्मीर का ये बचता है। तो जब वो हमला हुआ ना, तो उस हमले में क्या हुआ कि पता चल गया था उनको हमला हो रहा है पाकिस्तान की साइड से, बट उस टाइम पे कोई चॉइस नहीं थी राजा हरि सिंह के पास। तो राजा हरि सिंह ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, अब मैं बचाओ हमें, अदरवाइज दे विल ऑक्यूपाई। तो उन्होंने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन बोला जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन। इसमें क्या था कि महाराजा हरि सिंह ने ही एग्रीड टू deal the affairs, the foreign affairs, the communication, and there was one more thing, शायद communication, foreign affair, and I'm forgetting one more thing. That 3 subjects which was to looked after by the Indian government, कि जो इंडिया गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी जम्मू कश्मीर के बारे में, ठीक है, ठीक है। बट ऐसा था कि ग्रेजुअली बहुत टेम्परेरी वो था, वो प्रोविजन बहुत टेम्परेरी प्रोविजन था। तो उसी टाइम इमीडिएटली होम मिनिस्ट्री में थे वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने अपनी इंडियन आर्मी भेजी यहाँ पे, एंड दे वर सेटल्ड कि हाँ हो गया। बट क्योंकि कभी जो ट्राइबल था ना, वो यहाँ तक कुछ पहुंच गया था उस एरिया तक, फिर ठीक है, फिर बहुत पॉलिटिक्स इसके बाद इन्वॉल्व है। यूनाइटेड नेशन नया नया संस्था बना था, उसने इंटरवीन कर लिया, उसने बोला जहां जहां तक पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया इसको सीज फायर कंसिडर करते हैं, और जो इंडिया का है वो इंडिया के पास रहेगा, जो पाकिस्तान, ऐसा कुछ था। खैर फिर पीओके बनाना सर, फिर ठीक है, बहुत मतलब कंट्रोवर्सी पॉलिटिक्स बहुत स्टार्ट हो गया, पर कहने का मतलब वो टेम्परेरी इंक्लूड किया गया इन आर्टिकल 370, उसको भी टेम्परेरी है ना। तो एक तरीके से वो टेम्परेरी प्रोविजन को खत्म किया है 2019 में। तो मतलब सर अभी जो चला था केस, लाइक सुप्रीम कोर्ट वाज हैंडलिंग 370 का मैटर। हाँ, क्योंकि स्टेट वाला है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ कहा ही नहीं कि गलत है ये, ठीक है। इट अपहेल्ड द डिसीजन, मतलब जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन था या जिस तरीके से पूरा लॉ के थ्रू आया, ऐसा नहीं है कि ऐसे इंडिया गवर्नमेंट ने पूरा प्रॉपरली लॉ के थ्रू ये काम हुआ है, ठीक है ना। तो इन दैट वे आल्सो, तो इट इज इन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सेकंड इज ये इंडिपेंडेंस के बाद ही हुआ था। हाँ, ये 47 के बाद ही हुआ। ओके सर, हुई थी, है ना। ओके सर, ओके। और इससे पहले जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। ओके सर, ठीक है। उसके बाद आता है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अपील के थ्रू, है ना, कि मान लो अगर हाई कोर्ट से किसी का डिसीजन कोई पसंद नहीं आया या अगेंस्ट आप अपील करना चाहते हो, दैट इज लुक्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है ना। तीसरा आता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी का मतलब है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप ऐसा भी समझो कि देखो सुप्रीम कोर्ट ना प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकती है किसी भी इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड, कोई मामला अगर फंसा हुआ है या कंफ्यूजन हो रही है वहां पे। लेट्स से आप ये सोचो ना कि हमारी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो हमारा पार्लियामेंट है, वहां हर कोई वकील नहीं है। वहां अगर मैं चुनाव इलेक्शन है, मैं भी जा सकता हूँ, बट इफ आई डू लैक दिस लीगल नॉलेज, तो क्या किया जा सकता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय, है ना, वहां पर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो एडवाइस कर सकते हैं उनसे, प्रेसिडेंट से, कि आप सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले लो जरा इस लीगल मैटर। क्लियर है ना, लिया जा सकता। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट गाइड कर सकता है प्रेसिडेंट को। वो हालांकि बाइंडिंग नहीं होगा उनके ऊपर कि मानना ही मानना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगला आता है रिट। रिट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ।
फ्यू स्लाइड्स में, ठीक है। एंड अगला आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का कहने का मतलब है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट होता है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। मतलब कि उनका हर एक डिसीजन, हर एक वर्ड वो सर्वमान्य होगा ऑल ओवर द कंट्री। इवन ना आप उसको एक प्रूफ के तौर पे भी रख सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप उसको कहीं पे भी उसको साइट कर सकते हैं एज अ रेफरेंस कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये बोला है ना। इवन अगर उनका एक पेज का भी जजमेंट होगा तो वो भी रिटर्न में होगा, एंड दैट इज कॉल्ड द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। उसकी वैलिडिटी होती है, ठीक है, ठीक है। Sir, अगली, one question. हाँ जी, When a law is passed by the Supreme Court, अगर कोई decision pass on होता है सर, तो a single judge is giving the decision or a panel of 3-4 judges or 5 judges ऐसा कुछ pass होता है सर? it depends upon the seriousness of the matter. Okay sir. ठीक है ना। अगर मान लो किसी एक डिसीजन, एक जज ने डिसीजन दिया है, ठीक है, और अगर वो डिसीजन पसंद नहीं आया, उसके अलावा उसके इतर मतलब बियॉन्ड दिस अगर कोई चीज करना उसको, तो अगली बार जब वो केस सुनेगा ना सुप्रीम कोर्ट, तो वो कम से कम 3 जज का होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब होता है, या जब भी चैलेंज हो रहा है ना वो दोबारा, जैसे मेरे दिमाग में बहुत कंट्रोवर्शियल वो आ रहे हैं अभी एग्जांपल, ठीक है, तो जब भी कभी एक डिसीजन होता है उसको चैलेंज करना होता है ना, तो फिर बड़ी बेंच बैठती है, 3 बैठेंगे, फिर 5 बैठेंगे, या फिर 7 बैठेंगे, फिर 9 बैठेंगे, फिर 13 बैठते हैं, है ना। जैसे अयोध्या वर्डिक्ट था, तो उसमें से ऑलरेडी 9 जजेस ने, 9 या 11 की जजेस ने ऑलरेडी उसमें दे दिया था डिसीजन। बट फाइनल जब हुआ ना, तो 11-9 डिसाइड नहीं कर सकते, जब फाइनल जब देना फिर या 13 वालों ने डिसीजन दिया। मतलब सर, अगर सुप्रीम कोर्ट का एक बार अगर आपने अपील करने के बाद में अगर वो खारिज होती है, वो एक्सेप्ट नहीं होती, हाँ, तो देन अगेन सुप्रीम कोर्ट में हम फिर से री अपील कर सकते हैं। मतलब कुछ ऑब्वियसली जो कंट्रोवर्शियल होते हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं, हर बार आप नहीं कर सकते। आप लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट गए, और फिर आप सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, मतलब हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको अपहेल्ड कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि फिर करें हम, ऐसा टाइम वेस्ट भी तो होता है कोर्ट का। हाँ, इसीलिए पूछ रही थी सर मैं, क्योंकि लोअर कोर्ट से वी कैन गो टू द हायर अथॉरिटीज, बट अगर हायर अथॉरिटी का नहीं हुआ, जैसे निर्भया कांड हुआ था सर, उसमें भी काफी सारे काफी टाइम लगा था डिसीजन आने के लिए, तो री अपील होते होते देखो ऐसा होता है ना कि जो कोई भी केस होता है हमारे यहाँ, इवन आप ये सोचो कि भाई जब कांड किया है निर्भया वाला, तो क्यों उनको फांसी देके खत्म नहीं कर रहे, क्योंकि ना बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे ह्यूमन राइट एंगल भी उसमें देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कि जुवेनाइल भी था कि अगर उनको काउंसलर प्रोवाइड नहीं करते, अगर हम, क्योंकि काम होता है कि उनको प्रोटेक्ट करना, और तो काउंसलर को पता होगा, लेकिन उसकी मॉरल ड्यूटी बनती है, मॉरल या उसका ऑब्लिगेशन है वो ड्यूटी का, कि आपको ह्यूमन, आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है ना, तो उसमें आपको लीगल सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है, खुद गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी उनको बचाने के लिए, दैट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो हमको है ना, तो फाइनली पूरा प्रोसेस करके इंडिया में जो भी प्रोसेस होती है ना, वो पूरा लॉ के थ्रू होती है, ठीक है, ठीक है। और फाइनली होता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के रिलेटेड ना काफी क्वेश्चन आए हैं आपके। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट, जैसे कि लेट्स से कोई गवर्नमेंट अगर कुछ लॉ बनाती है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या नहीं कुछ ऐसा, लेट्स से दूसरा ऐसे कहते हैं कि मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपना एक डिसीजन दिया, एक निर्णय दिया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको ना बाद में उसको रिव्यू करके अपने डिसीजन से भी पलट सकती है, दैट इज कॉल्ड द जुडिशियल रिव्यू। मतलब अगर मान लो उसने डिसीजन दिया और बाद में उसको रियलाइज होता है कि हाँ ये एंगल मिस हो गया था, या उसके पास और लॉजिक्स आते हैं और एविडेंस आते हैं, तो उस डिसीजन को भी बदला जा सकता है, दैट इज कॉल्ड द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। और ऐसा भी देखो कि मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ, हमारे पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, एक एक्ट बनाया, और अगर वो, आपको पता है अगर वो चीज अगर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है उसको,
सॉरी सर, फिर से क्वेश्चन प्लीज। अगर मान लो कि लेजिस्लेटिव बॉडी ने, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? उसको नलिफाई कर सकता है ना? यस और नो? अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के यस अकॉर्डिंग सर, नहीं है, कोई भी लॉ बनाया है, तो उसको नलिफाई कर सकती है कि नहीं? यस सर, कर सकती है, ठीक हायर है। अथॉरिटी, तो यस। हाँ, तो एग्जैक्टली जुडिशियल, जुडिशियल का मतलब क्या होता है? बाय द जुडिशरी, इन्वॉल्विंग द जुडिशरी। रिव्यू मतलब होता है दोबारा जांच करना। तो वैसे ही जो लोअर कोर्ट्स ने जो, या खुद सुप्रीम कोर्ट ने कोई अगर जुडिशियल जजमेंट दिया होगा, तो उसको रिव्यू किया जा सकता है बाय द जुडिशरी इटसेल्फ, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सर, one more, president can also do the same thing, no sir? विच सेम थिंग? नलिफाई वाली चीज प्रेसिडेंट नहीं क्या भी कर सकते? नहीं नहीं, प्रेसिडेंट तो तब करता है ना जब वो अभी एक्ट बना ही नहीं, उससे पहले ही रिव्यू कर सकता है। मैं कह रहा हूँ जब एक्ट बन भी जाएगा ना, प्रेसिडेंट अपने कंसेंट दे भी देंगे ना, फिर भी उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट कर सकती है उसको। ओके। आर यू गेटिंग ना क्या प्रोसेस है? मतलब यस क्योंकि सर। अगर प्रेसिडेंट नहीं देंगे तो वो एक्ट तो वैसे भी नहीं बना। अगर वो अपना कंसेंट दे भी देंगे, एक्ट भी बन गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं कि मीन्स फाइनल स्टैंप सुप्रीम कोर्ट का लगेगा, तभी वो एक्ट नहीं होगा। नहीं नहीं, प्रेसिडेंट ने फाइनल कंसेंट दे दिया, वो एक्ट बन गया है, अभी फोर्स ठीक में है, भी आ गया वो। ठीक लेकिन है। अगर मान लो किसी, मुझे पसंद नहीं आया वो एक्ट, मतलब मैं एक हम्म, कॉमन नागरिक हूँ, हाँ। ठीक है, हम्म। मुझे पसंद नहीं आया कि मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही है, मैं डायरेक्ट हम्म। सुप्रीम कोर्ट में उसको याचिका कर सकता हूँ कि ये मुझे ओके। पसंद नहीं आया, एंड दिस इज हाँ हाँ नॉट हाँ। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, आप प्लीज इसको रिव्यू करिए। अच्छा, गॉट डायरेक्टली सर। वो, है ना? हाँ हाँ हाँ, समझा सर। अब हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में आर्टिकल 214 एंड 231 के मेंशन किया गया है। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट? एनीवन? हु सर, इज? कोई भोबड़े थे ना सर पहले? बोबड़े तो नहीं, अभी नहीं है। चले गए, हाँ अभी चेंज हुए हैं सर। मैं हाँ, नाम कोई नहीं कोई जानती बोबड़े सर। के बाद भी एक और बने, उनके बाद फिर एक और बने। सर नहीं, याद नहीं है। एनीवन, एनीवन, कोई भी? DY। धन सर, ये धनंजय, डी धनंजय है ना? DY चंद्रचूड़, हाँ। चंद्रचूड़, अच्छा। ठीक ये है। रिसेंट है सर? हाँ, ये अभी प्रेजेंट, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मतलब सर, और उज्जवल निगम, उज्जवल निगम जो है वो 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 एडवोकेट है। सुप्रीम कोर्ट के? आई गेस ही इज प्रैक्टिसिंग, बहुत इन बड़े बड़े सुप्रीम केसों कोर्ट। में देखा गया है उज्जवल निगम को, हाँ। कसाब वाले अच्छा केस में अच्छा। देखा गया है ना? हाँ हाँ इज हाँ। एडवोकेट, ठीक है। ठीक है। ओके। आई थॉट एंड जज लग रहे हैं वो, हाँ, इसीलिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कैसे, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट। किसके कंसल्टेशन से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्टिव गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है। जो गवर्नर, मान लो कि अगर उत्तराखंड की बात करें, तो अभी उत्तराखंड का गवर्नर कौन है? कौन है? ओके, यहाँ गवर्नर का रोल भी आता है, ओके। बिल्कुल आता है। गवर्नर है अभी यहाँ पे गुरमीत सिंह। ठीक है। ठीक है। तो इनके कंसल्टेशन से, एंड इन दोनों के कंसल्टेशन से प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करेंगे। ठीक है। ओके। क्वालिफिकेशन और टेन्योर की बात करें, तो वो जुडिशियल ऑफिस में होने चाहिए एटलीस्ट फॉर 10 years, और एडवोकेसी करना चाहिए उन्होंने हाई कोर्ट फॉर 10 years, और उनका जो एज होगा हाई कोर्ट में वो 62 years तक ही रहता है, उसके बाद उनको रिटायर होना होगा। दे मतलब वो प्रमोट हो जाते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है ना? यूजुअली क्या होते हैं, सारे तो नहीं हो पाते, क्योंकि लिमिटेड नंबर ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस जा सकते हैं वहां पे। ठीक है। आई गेस अभी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट की शायद 35 है। ठीक है, 35 जज। तो डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट से उनको प्रमोट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो और जो और जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनको रिटायर होना पड़ता है 62 years में।
there is no minimum age as per mention in the constitution. अगेन अगर जुरिस्डिक्शन की बात करें तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है जैसे कोई भी अगर स्टेट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, या कुछ स्टेट की जो लेट्स से अगर मान लो कोई कोस्टल रीजन है, वहां पे नेवी का कुछ अगर कुछ इशू हो रहा है तो वो केसेस देख सकता है ना। कोस्टल एरिया का कुछ अगर हो रहा है या लेट्स से कुछ फैमिली कन्फ्लिक्ट है या सिविल और क्रिमिनल नेचर के हैं, तो वो विद इन द स्टेट वो आता है, हाई कोर्ट उनको देख सकता है। अपेलेट होता है कि जो लोअर कोर्ट से आ रहे हैं, लेट्स से जो और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उनकी जो अपील जाती है वो हाई कोर्ट इंटरटेन करता है। इसके बाद रिट, अगेन आई विल जस्ट शेयर, एंड सुपरवाइजरी होता है। सुपरवाइजरी मतलब होता है सुपरविजन करना, जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको सुपरवाइज करना, ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स यू नो एंड जुडिशियल रिव्यू यू नो, ठीक है। तो ये एज अकॉर्ड मतलब बिल्कुल सेम है, जो सुप्रीम कोर्ट का होगा वो ही हाई कोर्ट्स का होगा। क्लियर है ना? यस सर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अभी सबसे रिसेंट हाई कोर्ट्स कौन सा एस्टेब्लिश हुआ है, कौन सा हो सकता है, बताओ। रिसेंट मतलब? हाँ, रिसेंट अभी एक हाई कोर्ट नया एक एस्टेब्लिश हुआ है ना। सर रिसेंट जम्मू कश्मीर होगा। नहीं, जम्मू कश्मीर तो ऑलरेडी था वहां पर। आंध्र प्रदेश का बना है। अच्छा, वहां नहीं था सर, हैदराबाद में? वो तेलंगाना और वो हुआ था ना, तो तब तक एक ही उसमें हाई कोर्ट में चल रहा था वो, ओके ओके ओके, है ना। बाद में आंध्र अलग अलग प्रदेश। हुआ, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश कौन सा सिटी में हुआ है सर फिर? आंध्र प्रदेश तो स्टेट है ना। हाँ हाँ, आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट कौन से सिटी में हुआ है? आंध्र प्रदेश का शायद सिकंदराबाद। अमरावती है। नहीं, हैदराबाद तो तेलंगाना में है ना। नहीं वहीं नहीं, से तो सिकंदराबाद। अलग सीट बनी है आंध्र प्रदेश में। हाँ, अमरावती, अमरावती एक बार चेक कर लेना आप, अमरावती शायद। अमरावती इज इन आंध्र प्रदेश? हाँ, अमरावती एक महाराष्ट्र में भी है सर। तो अमरावती तो हो सकते हैं, दो दो हो सकते हैं ना, ओके ओके सर, ओके फाइन। ठीक है ना। ओके, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सर ये 25th हाई कोर्ट है ना? हाँ, 25th हाई कोर्ट है, ठीक है ना। अब रिट्स क्या होती हैं, देखो, रिट्स इज डायरेक्टली हमारे फंडामेंटल राइट से ही संबंधित है, फंडामेंटल राइट से। अब क्या होता है कि मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि जो ह्यूमन राइट्स या जो लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर हैम्पर्ड बाय द अथॉरिटीज, ठीक है। अथॉरिटीज या कोई भी हो सकता है, उनके द्वारा हैम्पर्ड हुए जा सकते हैं। तो कोई भी सिटीजन जिसके उनके जो रिलेटेड हैं या जो भी कुछ, वो डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। सिर्फ दो जगह रिट्स कौन इश्यू करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसके अलावा कोई भी कोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। रिट्स का मतलब होता है एक तरीके से एक नोटिफिकेशन टाइप का ही होता है, ठीक है, जिसकी मान्यता होती है, सर्वमान्य होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो कि पहला रिट है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि लेट्स से कि कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी के कारण पुलिस ने किसी एक्टिविस्ट को उठा के डिटेन कर लिया। यू अंडरस्टैंड ना, डिटेनिंग का मतलब पता है आपको? हेलो सर, किडनैप? किडनैप नहीं, पुलिस थोड़ी किडनैप करेगी, है ना। डिटेन अपने कस्टडी में लेना? कैप्चर मतलब अपने कस्टडी में लेना, हाँ, कस्टडी में, है ना। उसको किडनैप नहीं, किडनैपिंग में मतलब थोड़ा नेगेटिव कोनोटेशन हो जाएगा, ठीक है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मेंट, ठीक है। तो जब उनको कस्टडी में लिया जाता है, तो आप ये सोचो कि मान लो मैं डिटेन हो गया हूं, तो मेरे जो रिलेटेड हैं या जो मेरे शुभ चिंतक हैं, दे कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कि ऐसे ऐसे XYZ अथॉरिटी ने इनको डिटेन कर लिया है और एक्चुअली कुछ किया भी नहीं है। तो डायरेक्टली क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ना, रिट जारी करेगी उस अथॉरिटी को जिसने कैप्चर किया है। क्लियर है ना? हेलो, यस यस सर। ठीक है ना। तो उसको रिलीज करेगी, और ये किस लिए होता है
ये होता है टू रिलीज अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और प्राइवेट कस्टडी, या चाहे घर में ही बंद करके रखा है या जेल में भर दिया है, ठीक है, तो उस अथॉरिटी को लेटर जाता है। क्योंकि क्यों जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? क्योंकि दे आर द प्रोटेक्टर फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, ठीक है। जहां से हमको न्याय नहीं मिलता हम तो न्याय उसके पास जाते हैं, न्यायालय के पास जाते हैं, तो वहां से हमको डायरेक्ट न्याय मिल सकता है। इज दैट क्लियर? इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ये तीनों अलग अलग बॉडी हैं, ठीक है। अगर मान लो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव बॉडी हमारे अगर राइट्स का ध्यान नहीं रख रही है तो हमारे पास जुडिशरी है। क्लियर है ना ये? ठीक है। तो कोई डिटेन कोई है, डिटेन पर्सन को रिलीज करवाने के लिए हेबियस कॉर्पस होता है, ठीक है। दूसरा होता है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है कमांड करना, कमांड। तो कैसे ये कब की जाती है, ये किस लिए की जाती है, इसका पर्पस क्या है? ये होता है टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय द लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। अगर मान लो कि अगर कोई काम नहीं कर रहा है, कोई अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी है, या लोअर कोर्ट्स होते हैं या ट्रिब्यूनल जो होते हैं, ट्रिब्यूनल इज लाइक कोर्ट्स होते हैं बट उनका स्पेसिफिक टास्क होता है ना, उनका मतलब वो पर्टिकुलर टाइप के कानून को ही वो करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, ठीक है। तो मैंडेमस कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको जारी कर सकता है कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से उनको कमांड, उनकी परफॉर्मेंस को अचीव सिक्योर करने के लिए ये दी जाती है, ठीक है। मैंडेमस क्लियर है ना? ठीक है ना? यस सर। तीसरा आता है सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी का मतलब होता है कि मान लो कि किसी जो इंफीरियर कोर्ट है, इंफीरियर कोर्ट मतलब जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए या छोटे छोटे कोर्ट होते हैं, तो दिस इज टू क्वैश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, ठीक है। मान लो कि अगर किसी लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन पास कर दिया है और वो अगर ठीक नहीं लगा, तो कोर्ट होते हैं, हायर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसको खत्म कर सकते हैं, उसकी मान्यता क्वैश कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। बट अगर आप ये देखो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो लोअर कोर्ट उसको क्वैश कर सकते हैं क्या? नो सर। है ना। तीसरा आता है, चौथा आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है जब कोई भी इंफीरियर कोर्ट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वगैरह वगैरह, जब ये अपने इनका जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन के एरिया को जब ये आगे बढ़ा देते हैं ना, जब ये अपना टांगे अड़ाने लग जाते हैं हर जगह, जो इनका एरिया नहीं है, जहां ये नहीं कर सकते, तो जो हायर कोर्ट्स होते हैं वो प्रोहिबिशन नाम के रिट जारी कर सकते हैं इन कोर्ट्स को, और प्रोहिबिट कर सकते हैं छोटे कोर्ट्स को कि अपना प्रोसीडिंग्स को मतलब उसको टांग अड़ाना बंद कर दो, ऐसा कुछ, ठीक है। इन अ पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज नो ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। क्वा वारंटो, क्वा वारंटो का मतलब होता है किसकी परमिशन से, किसकी अथॉरिटी से। तो मान लो कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पब्लिक ऑफिस को किसी बंदे ने वो कर लिया, मतलब ऑफिस में आ गया या वहां पर नियुक्ति ले ली है, और अगर वो नियुक्ति अकॉर्डिंग टू रूल नहीं है, तो उस टाइप पे कोर्ट उसको क्वा वारंटो करके रिट होती है, वो जारी कर सकती है टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच इज नॉट एंटाइटल, जो उसको स्वीकार करने, मान लो कि लेट्स से कि उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है ना, कहीं मान लो कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बट उसका 9.5 साल का है, और किसी ने कोर्ट को बोल दिया कि भाई ये बंदा तो एलिजिबल ही नहीं है, तो वो क्वा वारंटो जारी कर देगा उसके खिलाफ, तो उसको छोड़ना पड़ेगा वो, ठीक है ना। क्लियर है ना? तो रिट समझ आया आपको कि रिट्स होती हैं? यस सर। ठीक है। इसमें से कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है विच आर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिस दिन संविधान लागू हुआ था, तो उस दिन से ही मतलब जो जो बॉडीज हैं, और बाद में जो भी अमेंडमेंट है उसके बाद से कोई बॉडी बनी है, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहा जाता है। इसकी पावर
हाईएस्ट, यू कैन से, बहुत ज्यादा पावर होती है इनकी, ठीक है। तो ऐसी पहली बॉडी है यूपीएससी, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका काम क्या होता है, इसी में खुद में लिखा हुआ है इसका काम क्या है। एक तो ये यूनियन लेवल पे है, दूसरा है ये पब्लिक सर्विस है, और तीसरा है ये आयोग है, ठीक है। तो इट इज अ बॉडी जिसका मेन काम होता है रिक्रूट करवाना सेंट्रल या ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, या पब्लिक सर्विसेज के लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको रिक्रूट करना, इसका मेन काम होता है। जैसे एग्जाम होता है, हम जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है, इंडियन रेलवे सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज, ऐसे करके बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। इसके अलावा एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसके अलावा सर सीडीएस, सीडीएस हो गया है ना, डिफेंस सर्विसेज, सीडीएस, ऐसे करके बहुत सारी सर्विसेज होती हैं विच इज लुक्ड आफ्टर। पूरा जो जैसे आपका है ना एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यस सर, तो हाँ, यूपीएससी जो सेंट्रल लेवल की जो सर्विसेज होती हैं उनके लिए रिक्रूट करती है, ठीक है। एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और ये पूरा इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है, किसी बिना हस्तक्षेप, किसी भी बॉडीज के ना एग्जीक्यूटिव का हस्तक्षेप, किसी का हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है। यस सर। इसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें एक चेयरमैन होता है और 9 से 11 तक इसमें मेंबर हो सकते हैं, जैसा प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। हाफ ऑफ द मेंबर की जो इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है कि उनमें से मान लो कि अगर 10 मेंबर हैं तो 5 मेंबर की, एटलीस्ट 5 मेंबर की 5-10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो स्टेट सर्विसेज में भी हो सकती है या सेंट्रल सर्विसेज में भी हो सकती है, ठीक है। ही और शी मतलब द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इनकी जो क्राइटेरिया है, टेन्योर जो है, या वो 6 साल का होना चाहिए अथवा या 65 साल, विच एवर इज लोअर। मान लो अगर कि 6 साल पूरे हो गए और वो खुद 63 साल का, तो उसको छोड़ना होगा। या 1 साल की सर्विस हुई है, 64 साल का है, 65 का हो गया, तो उसको सर्विस छोड़नी होगी। इज दैट क्लियर ना? यस सर। And they are the member of the UPSC, they are not eligible for further employment। ये आगे कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं। इसका मेन रीजन सीक्रेसी होता है, क्योंकि यूनियन यूपीएससी थोड़ा सीक्रेट रखना पड़ता है उसको, और फर्दर अगर एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं तो फिर थोड़ा, है ना, इसलिए गवर्नमेंट उनको, आप बैठो आप चुपचाप से, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है सर ना? ये जो मेंबर्स हैं सर, ये जो मेंबर्स हैं मतलब ये बेसिकली बॉडी है ना जो हाँ, ये बॉडी है, ये regulate- यूपीएससी के अंदर ये पूरा एक बॉडी हो गया ना, यस 9 से 11 लोगों का, ठीक है ना। एंड दे आर मेंशन इन आर्टिकल 315 टू 323, ठीक है। इसके बाद आता है स्टेट पब्लिक कमीशन। अच्छा, मान लो जैसे कि यूनियन लेवल पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया या इंडियन पुलिस, ये ऑल इंडिया सर्विसेज है, मतलब ये पूरे इंडिया में कहीं भी रिक्रूट हो सकते हैं। बट इसी के पैरेलल ना एक और बॉडी आती है जो स्टेट के लिए रिक्रूटमेंट करती है सेम सर्विसेज का, बस इनका नाम होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे अगर आप उत्तराखंड में बात करो तो उत्तराखंड का जो स्टेट पब्लिक सर्विस उसका नाम होगा उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। ये भी शायद हरिद्वार में ही है। यस सर। ठीक है। इसके अलावा जैसे आप देखो तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो प्रयागराज में है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हर स्टेट का ना अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जिनका मेन काम होता है स्टेट सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट करना। तो ये जो रिक्रूटमेंट करेंगे ना, ये एसडीएम के लिए करेंगे, है ना, एसपी के लिए करेंगे, ठीक है। जो और ये काम बिल्कुल वैसा ही हो जैसे एसडीएम का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है स्टेट लेवल की, तो और वैसे ही यूनियन लेवल का आईएएस होता है, ठीक है। तो दैट वे ऐसे करके ये रिक्रूटमेंट करते हैं। तो जो मेंबर्स होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो आप ऐसा समझो जैसे गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट एज इन द कंट्री का हेड, ठीक है। तो वैसे ही गवर्नर स्टेट का हेड होता है। तो गवर्नर जैसे प्रेसिडेंट उनके मेंबर्स को यूनियन लेवल के मेंबर को अपॉइंट करता है, तो वैसे ही गवर्नर क्या करता है, गवर्नर
सर एसडीएम को अपॉइंट करेगा? एसडीएम को नहीं, जो मेंबर्स हैं यूपीएससी इसके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो अच्छा क्यों ओके, करें? उस कमिटी को बनाएगा। हाँ, और एसडीएम को अपॉइंट नहीं किया जाता है, एसडीएम को सिलेक्ट किया जाता है एग्जामिनेशन के थ्रू, उसको करना ही, अगर पास हो गया तो कोई फिर अपॉइंट नहीं करना पड़ता। और सर वो यही एग्जाम होगा ना स्टेट का, यूकेपीएससी? हाँ, जो अगर जैसे स्टेट लेवल की सर्विस में जाना चाहता है तो वो स्टेट लेवल की यस सर। एग्जाम देगा, और अगर यूनियन लेवल पे जाना चाहता है तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना? यस सर। इनकी जो एज होती है वो 6 साल या 62 साल, 62, बिल्कुल वही वाली एज है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के था ना, है ना? बट ये था कि वो उनका ऐसा नहीं था, उनका 6 साल नहीं था, उनका 6 साल नहीं था, इनमें 6 साल है ये, ठीक है सर। टेन्योर इनका 6 साल का रहता है, मतलब सर्विस का। आई टोल्ड ना कि विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर होगा, जो पहले आ जाएगा, ओके सर, है ना? या 6 साल अगर पहले आ जाएगा तो चाहे वो 61 साल का भी हुआ तो 1 साल पहले ही रिटायर हो जाएगा वो, यस सर। ठीक है ना? ओके। तीसरी बॉडी आती है इलेक्शन, देयर आर नंबर ऑफ बॉडीज बट आई हैव मेंशन ओनली फ्यू। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन काम क्या होता है? सर ये आई थिंक वोट से रिलेटेड होता है ना, इलेक्शन से रिलेटेड, वोट इलेक्शन कंडक्ट करवाना, किसके इलेक्शन कंडक्ट करवाना, ध्यान से समझना, सर वो चुनाव आयोग ना, चुनाव हाँ आयोग। इसको, हाँ, भारतीय चुनाव आयोग, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1900। अच्छा, आप ये देखो कि हमारे देश में चुनाव कराने वाला कोई नहीं था आजादी के बाद, कोई नहीं था। पहले चुनाव इटसेल्फ 1951 और 1952 के बाद हुए, मतलब इसी ड्यूरेशन में हुए। 51 के लास्ट में नवंबर दिसंबर से वो फरवरी तक चले थे शायद सर। क्या फरवरी या जून 52 तक चले थे ना सर? हाँ, ठीक है। तो आप ये देखो कि ये जो इलेक्शन, जब संविधान लागू हुआ उसके बाद पहला इलेक्शन हुआ था, ठीक है। एंड इट वाज अ मैसिव एक्सरसाइज, इट वाज अ मैसिव एक्सरसाइज, क्योंकि कोई पढ़ा लिखा तो था नहीं, उनको ये भी नहीं पता होता था कि किसको इलेक्ट करना है, तो और पर्ची में लिख के देते थे। तो फनी ये था कि किसी को नाम ही नहीं पता था, तो ऐसे लिखते थे कि फलाने की मम्मी या फलाने की बहू, ऐसे करके पर्चियों में वो नाम आते थे किसी के नाम पे, क्योंकि नाम ही नहीं बताते थे। अपना नाम कोई पूछा होगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इसकी मम्मी हो गई या उनकी बहू हो गई, ऐसे करके इसमें आते थे। बट एनीवे वो हुआ, सक्सेसफुली हुआ, और बाद में जो भी अपग्रेडेशन या नई नई टेक्नोलॉजीज आए या नए नए रूल्स रेगुलेशन आए, तो दैट इज ऑल लुक्ड आफ्टर बाय द सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 25th January 1950 in accordance with the constitutional provision article 324. Article 324 talks about the election commission of India, कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा और उसके ये काम होंगे, और वो इट हैज पावर होगी, इट हैज पावर, अथॉरिटी of what? To conduct, control and supervise the entire election process in the country. आप ये देखो किस किस के चुनाव कराती है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक तो पार्लियामेंट के चुनाव कराएगी, पार्लियामेंट एज इन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, ठीक है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों सर? हाँ, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव नहीं, देखो क्या होता है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की बात नहीं होती, जो लेजिस्लेटिव के जो मेंबर होते हैं ना, वही एग्जीक्यूटिव के मेंबर जो जीत जाते हैं, उनमें जो जिसकी मेजोरिटी होती है, तो वही एग्जीक्यूटिव बनते हैं। हाँ, तो चुनाव आफ्टर, हाँ मतलब ये आफ्टर है, लोकसभा राज्यसभा के बाद की बात है ये। हाँ, एक बार जब भेज दिया ना, तो हाँ, आप इसमें से डिसाइड कर लो, जिसकी मेजोरिटी होगी वो अपनी सरकार बनाएगा, ठीक है सर। हाँ, गॉट सर, ठीक है। तो मेंबर इनका जो चुनाव होता है वो इलेक्शन कमीशन देखता है। लेजिस्लेचर के जो एमएलए के चुनाव होते हैं, वो भी हर स्टेट में जो चुनाव होते हैं, दैट इज आल्सो कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट का चुनाव ये करता है इलेक्शन कमीशन, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव। तो चार चीजें हैं, एमपीज, एमएलए, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इन चार के चुनाव इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है। और जो लोअर लेवल के चुनाव होते हैं, जैसे पंचायत के हो गए या जिला प्रमुख का हो गया या जो समिति का हो गया, इनके चुनाव कौन कंडक्ट कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन,
नॉट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे ये मशीनरी, इलेक्शन कमीशन की जो मशीनरी है, ये यूनियन लेवल पे है, इंडिया लेवल पे है, ठीक है। वैसे ही स्टेट के अंदर चुनाव कराने के लिए स्टेट कमीशन, पर्टिकुलरली स्टेट का अपना कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। यस सर। पंचायत के चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ओके, इसके जो मेंबर की जो एज है वो भी 6 साल और 65 साल है, सेम है, ठीक है। अगेन इट इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी, फ्री ऑफ एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, सेम सैलरी एंड पर्क्स एज दैट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दे कैन बी इम्पीच्ड बाय ओनली पार्लियामेंट बाय 2/3। मतलब अगर इन मेंबर को हटाना होगा ना तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, इसीलिए बिल्कुल वैसे ही काम हो जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना। इसका मतलब ये इसलिए रखा हुआ है ये मुश्किल, क्योंकि अदरवाइज एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस ना हो, है ना। इसलिए इनको इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी इनको इंडिपेंडेंट बना के, इनको पावरफुल बना के भेजा है, ताकि कोई भी इंटरफेयर ना करे इनके काम करने पे, ठीक है। सर बोलो। इसकी हायरार्की क्या होती है सर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हायरार्कियल पोस्ट्स, डेजिग्नेशंस क्या होते हैं सर? डेजिग्नेशन देखो, इसमें ये होता है, एक होता है मेन, जो जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोला जाता है। ओके सर। तो ये एक्चुअली एट प्रेजेंट, इनिशियली इट वाज अ वन मैन बॉडी, एक ही बॉडी होती थी, बट 1989 में, आई गेस 1989 में, 21 साल थी पहले एज, तो वो घटा के इस साल में वो 18 कर दी गई थी, ठीक है। अब आप ये बताओ, पहले 21 साल किस के चीज की 18 एज सर? वोट देने की, वोटिंग एज, वोट, अच्छा हाँ हाँ हाँ, राइट सर, हाँ ठीक है, वो 18 साल कर दी गई थी। अब 18 ओके साल सर। जब एज कम कर दी ना, तो बहुत सारा काम बढ़ गया फिर, हाँ क्योंकि सर। 3 साल में तो बहुत लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इसको राजीव गांधी के टाइम पे इसको बढ़ा के 2 आदमी और जोड़ दिए गए, जिनको सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर बोला जाता है, और पावर सबकी सेम होती है, ओके। ठीक है। पावर बिल्कुल सेम होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मतलब सिर्फ 3 लोग होते हैं 3 सर? बॉडी होती है ना, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बाद अगर जब ये चुनाव कराते हैं ना, तो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या स्टेट के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं ना, वो चुनाव के टाइम पे उनको रिक्रूट करते हैं अपने अंडर। ओके, ये लोग रिक्रूट करेंगे सर? हाँ, और उस टाइम पे वो जिसके अंडर काम कर रहे होंगे, या जिस स्टेट के अंडर काम कर रहे होंगे, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम कर रहे होंगे, उस टाइम पे इनका अपने उससे कोई मतलब नहीं होता। उस टाइम ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन के अंडर ही काम करेंगे। ओके सर। और सर ये इंडिया में सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं जो पूरा इलेक्शन कमीशन मैनेज करते हैं? पूरा जो मैनेज करेंगे, प्लान करेंगे, वो 3 मैन का बॉडी होता है। दे आर 3, ओके। है ना। और तो अलग बात है, इनके तो अलग बात है अंडर जो काम करने वाले लोग रहेंगे वो सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल, टीचर्स वगैरह ये सब रहते हैं सर? गवर्नमेंट टीचर्स ऑफ, देखो मैं ओके ये सर। देखो जो अपना इनका इलेक्शन कमीशन ऑफिस होगा ना, वहां ऑलरेडी इनका अपना स्टाफ होगा, ठीक है, हाँ वही पूछना था। स्टाफ होगा, है ना, अपना स्टाफ। बट जब कभी इलेक्शन होते हैं, बड़े जनरल इलेक्शन हो गए, स्टेट इलेक्शन, तो ये रिक्रूट करते हैं, लोकली रिक्रूट करते हैं और अपने अंडर काम कराते हैं, ठीक है सर। ठीक है ना। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस का, हाँ, तो वो लोग इलेक्शन ड्यूटीज के लिए नहीं जाते हैं? इसलिए के लिए, हाँ, उनको पहले ही बोल दिया जाता है 1 महीने पहले या ड्यूरेशन में, कि आपको इतने टाइम तक काम करना है, कैलकुलेशन होने तक, और जब तक आउटपुट नहीं आता, ठीक है, ऐसे ओके। उसके बाद आता है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है कि देखो, आप ऐसा समझो फाइनेंस कमीशन को कि हम टैक्स देते हैं, टैक्स, है ना, हाँ टैक्स देते हैं ना, डायरेक्ट टैक्स भी होता है, या हमने हाँ। लेट्स से कि हमने एक कुरकुरे का पैकेट खरीदा, उसको उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स कुछ गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। इवेंचुअली ये जितना भी टैक्स होता है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट को जाता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो क्या होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना स्टेट गवर्नमेंट का शेयर भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर ही होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन का मतलब होता है, एक तरीके से जो पैसा आया है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, उस पे हर स्टेट का अपना अपना हक होता है,
तो उस पैसे को स्टेट में कैसे बांटा जाए, क्या फॉर्मूला लगाया जाए कि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। मतलब उस स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, उस स्टेट का एरिया कितना है, वो स्टेट, अब जैसे हर साल या हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए अपॉइंट होती है, ठीक है। मतलब इट इज नॉट अ परमानेंट बॉडी, इट इज नॉट अ परमानेंट, ऐसा कोई परमानेंट सेटअप नहीं है इनका। ये 5 साल के बाद तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही बनाई जाती है, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर अगले 5 साल में चुने जाते हैं, ऐसे करके। ठीक है। तो इनका काम होता है कि हम ऐसा क्या फॉर्मूला लगाए कि सबको इक्वली, ऐसा, अब मान लो एक चीज ऐसा आप ये समझो कि लेट्स से अगर आप देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया, और सबसे ज्यादा कमाई कौन से स्टेट की होती होगी, अब जैसे सोचो मेट्रो सिटीज, सॉरी स्टेट ना, स्टेट की, हाँ। तो ऑब्वियसली जहां पर इंडस्ट्रीज होंगी, या जहां पे पोर्ट्स होंगे, जहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है ना, जैसे मुंबई सबसे ज्यादा कमाता है, ठीक है, मुंबई सबसे ज्यादा कमाता है। और आप ऐसे ही एट द सेम टाइम आप ऐसा सोचो कि जो सबसे कम कमाता हो, या जिसकी अपनी अर्निंग हो ही नहीं रही है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो हिमालयन स्टेट्स है ना, इंक्लूडिंग उत्तराखंड, तो इनके पास ना ज्यादा सोर्सेज नहीं है रेवेन्यू के, इनके पास ज्यादा सोर्सेज नहीं है रेवेन्यू के, क्योंकि आप इंडस्ट्री लगा नहीं सकते हिमालय में, फ्रेजाइल है, कुछ ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ अदरवाइज कुछ लैंड लॉक्ड वाले हैं, है ना, तो कुछ और भी डिसएडवांटेज है जहां ये अपना फुली पोटेंशियल नहीं कर पाते। अब लेकिन आप ये देखो ना, मुंबई बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा, मतलब अगर आप उसको 2 रुपए दो तो वो आपको 10 या 12 रुपए बना के देगा, ठीक है। अब उत्तराखंड को आप 2 रुपए दो तो वो कुछ ही पैसे कमा पाता है, मतलब वो जितना दिया है उतना भी नहीं कमा पाता, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं। लेकिन इस तरीके से तो भारत का एक पार्ट बहुत पीछे रह जाएगा, दूसरा पार्ट बहुत आगे, है ना, समझ रहे हो। तो फाइनेंस कमीशन क्या करता है कि सबको इक्वली उसको उठाना है, सबको, मतलब सबका प्रोग्रेस बराबरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो क्या होता है, जितना भी पैसा आता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला बनाता है, और उसके अकॉर्डिंग जिस जिस स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जैसे इसने परफॉर्म किया होता है कुछ कुछ पैरामीटर पे, उसको बांट देता है। दैट इज द वर्क ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। उसको डिवोल्यूशन कहते हैं, डिवोल्यूशन, ठीक है, ठीक है। मतलब वो पैसा नीचे कैसे कैसे बांटना है, किस किस को बांटना है, ठीक है ना, इज दैट क्लियर। यस सर। ठीक है। चेयरमैन होता है, इसके साथ ही 4 लोग और होते हैं, दैट इज कॉल्ड, ये बॉडी है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, टाइम एज स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट, टाइम उतना ही रहेगा प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे। ये अपनी एक रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट को पेश करते हैं, एंड मेंबर्स एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का एक मतलब आप ऐसा समझो कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील है, एडवोकेट है, कहां पर, जो कहीं किसी भी कोर्ट में, अगर मान लो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज एन एंटिटी समझो, जैसे मैं एक लीगल एंटिटी हूँ, यस और नो। यस सर। ठीक है। अब मान लो मेरा किसी के साथ कंफ्लिक्ट हो गया, तो वो दूसरा बंदा हो जाएगा दूसरी लीगल एंटिटी, लेकिन कोर्ट के सामने तो हम दो के बीच फ्रिक्शन हुआ है ना। तो मान लो लेट्स से मेरी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या किसी के साथ, मतलब गवर्नमेंट के साथ ही डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गई, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कैसे रिप्रेजेंट होंगे, ऐसा आ जाएगा सचिन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा वहां पर, अटॉर्नी जनरल। सचिन वर्सेस, अच्छा ओके सर। मतलब एक तरीके से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, कोर्ट्स ऑफ कोर्ट, जो इंडियन लैंड पे जो जो कोर्ट्स हैं वहां पर उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्लियर ना। यस सर। अभी कौन है देख लेना, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद अभी इससे पहले तो वेणुगोपाल राव थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आई गेस यही है या कोई चेंज हुआ है, ठीक है। और इनके थोड़ा एक नीचे एक और अटॉर्नी जनरल के साथ एक होता है, वो तुषार मेहता है, ठीक है।
ओके, वैसे ही एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, हाँ, नहीं नहीं, अटॉर्नी के नीचे। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होता है स्टेट का वकील एक तरीके से, अच्छा ठीक है, ठीक। है ना। मैं नाम, वो एक पोस्ट होती है अटॉर्नी जनरल के ही नीचे जो उनको उनका सहायक होता है, ठीक है। जब वो नहीं जाते तो वो चले जाते हैं, मतलब ओके। अटॉर्नी जनरल आप ये समझो, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, अच्छा, ठीक है। और इनकी मीन एलिजिबिलिटी, सर लॉ हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ऑफिसर, इंडिया, हेलो, मतलब यस सर। लॉ ऑफिसर मतलब लॉ, जो ऑफिसर्स तो बहुत सारे होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वैसे ही लॉ ऑफिसर भी होते हैं, ओके सर। है ना। सर, तो ही हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, ठीक सर है। जो अभी के हैं वो है आर वेंकटर मनी, कुछ इस तरह का नाम है, अच्छा, जो आर अटॉर्नी ऑफ जनरल इंडिया के। हाँ जी सर। आर वेंकटरमन, यस सर। ठीक है, ठीक है। ही इज, अरे एक बार ये भी क्लियर कर दो, तुषार मेहता भी चेक करना एक बार, ओके सर। ठीक है। एंड इनकी अगर बात करें तो ही मस्ट बी जज फॉर हाई कोर्ट फॉर 5 years और एडवोकेट फॉर 10 years, और या कोई एमिनेंट जूरिस्ट हो सकते हैं। एमिनेंट जूरिस्ट मींस प्रख्यात जूरिस्ट। प्रख्यात अच्छा जूरिस्ट मतलब कोई प्रख्यात वकील हो जो, अच्छा। ठीक है। ही इज, प्रख्यात से सर मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही क्या, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। प्राइवेट इसमें? देखो प्राइवेट का मतलब, देखो वकील का मतलब होता है वकील, अब वो चाहे राइट। प्राइवेट हो चाहे वो किसी के लिए भी काम कर सकता है। अब आप ये सोचो कि अटॉर्नी जनरल है तो गवर्नमेंट के लिए ही काम करेगा, ऐसा नहीं है। अगर इनको कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट भी मिलता है तो वहां भी काम कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम जब गवर्नमेंट को जरूरत हो वहां काम करना होगा उनको, ठीक है। आर यू गेटिंग क्या कह यस रहा सर, यस सर। हूँ? तुषार मेहता इज सॉलिसिटर जनरल ऑफ यस इंडिया। यस यस, तो इनके बाद जो दूसरा होता है उसको सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं, ओके। ठीक है सर। पहले अटॉर्नी के बाद अटॉर्नी जनरल का नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल। ये भी एक वकील है एक तरीके से, आप ये कह सकते हो सब अटॉर्नी टाइप का। हाँ तो सर आप लॉ ऑफिसर के बारे में बता रहे थे सर। हाँ, तो लॉ ऑफिसर है ये, क्या मैं क्या, अच्छा, मैं जूरिस्ट एक्सप्लेन कह कर रहा रहे था थे। हाँ कि वो चाहे कोई भी वकील हो, प्राइवेट हो या, तो कोर्ट के सामने तो वो रजिस्टर्ड तो वही होगा ना, बार काउंसिल में, शुरुआत तो हाँ उसकी वहीं हाँ से होगी हाँ। ना, रिकॉग्नाइज होगा ना वो, तो प्रैक्टिस कैसे भी कर, ऐसा हाँ कोई वो हाँ नहीं हाँ। है, ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है। और And सर जैसे आपने कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा ये आ जाएगा क्या, सुप्रीम नहीं, लॉ कोर्ट? ऑफिसर बोला है, जस्टिस नहीं, ऑफिसर बोला है। अच्छा वो तो चीफ डिफरेंट है, जस्टिस हो ओके गए ना। ओके ओके ऑफिसर सर। मतलब होता है मतलब कैसे, ऑफिसर, एडवोकेट के हाईएस्ट लेवल। हाँ ऑफिसर, हाँ ओके लॉ ऑफिसर ऑफ हाईएस्ट लेवल पे जो है ये, ठीक है। ठीक है सर। इसका मतलब ये नहीं, अब चाहे होगा तो ये अपील या एडवोकेसी तो इनको कोर्ट के सामने ही करनी पड़ेगी ना, जज को सुनना है, जज चाहे खरी खोटी सुनाएगा, इनको सुनना पड़ेगा गवर्नमेंट के। अगर मान ओके लो ओके अगर मान लो गवर्नमेंट का पक्ष मजबूत नहीं पड़ रहा है या गवर्नमेंट की कुछ गलती होती है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज या उनको हटका भी सकता है वहां पे, ओके ओके गॉट सर। क्योंकि क्योंकि वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट कुछ काम बोल रहा है और वो कर नहीं रहा है, तुमको 1 साल का टाइम दिया था, तुम कर नहीं रहे हो, तो वहां पे हड़का भी सकते हैं। सर इट इज काइंड ऑफ दिस वे व्हाट कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड हु इज स्टैंडिंग बाय द स्टेट, और एक क्रिमिनल कुछ होता है, ऐसा कुछ रहेगा क्या सर? देखो ऐसा होता है ना कि अब जैसे एक गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल केस है, एक कोई भी रेप केस ले लीजिए सर, तो वो उसका केस रजिस्टर हुआ एक पुलिस स्टेशन में, सो इट इज गोइंग टू बी, मतलब वो विक्टिम को पुलिस के ही द्वारा यानी गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिलता है, एडवोकेट केस को लड़ने के लिए। देखो देखो नहीं, तो पहले तो आप ये डिपेंड करो कि, ये ध्यान देखो कि कौन, लेट्स से उत्तराखंड में पकड़ा गया है। अब उत्तराखंड में सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट अगेन एक एंटिटी बन जाएगी, एंड he or she will be, the government will be represented by the advocate general, अच्छा। अंडरस्टैंड। ये स्टेट का है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट जो किसी भी लॉ ऑफ कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा अटॉर्नी जनरल, चाहे वो क्रिमिनल केस हो चाहे सिविल केसेस हो, अदरवाइज कुछ भी केस हो, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉल करेगा कोर्ट, वहां पर अटॉर्नी जनरल को पहुंचना होगा, ठीक है।
और अगर स्टेट में कोई भी मामला, अगर स्टेट का कोई मामला पहुंच रहा है सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी, तो वहां एडवोकेट जनरल पहुंचेगा। क्लियर है ना? बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद आता है कैग। इट इज मेंशन इन आर्टिकल 148 टू 151। कैग का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसका काम होता है ऑडिट करना। ठीक है, ऑडिट करना, फाइनेंशियल ऑडिट करना। he or she is appointed by the president। एज इज सेम यूपीएससी का जैसा ही एज है, सुप्रीम कोर्ट का ही जैसा ही एज है। एंड नॉट एलिजिबल फॉर द फ्यूचर ऑफिस। दिस कैन बी रिमूव्ड by the president, same ground as Supreme Court judge। मतलब इनको रिमूव करना is again a difficult task। ये इसीलिए होते हैं कि उनका टेन्योर सिक्योर करना है, ताकि एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, तो मान लो कि एक लेट्स से आप ऐसे समझो कि गवर्नमेंट अपना बजट पेश करेगी फरवरी में, और वो कहता है मुझे 100 रुपए चाहिए, क्योंकि मुझे 100 रुपए की प्रोग्राम से 100 रुपए की स्कीम्स लागू करनी है पूरे भारत में। ठीक है, अब मान लो कि अब हो गया एक साल, एक फिस्कल ईयर पूरा हो गया, अप्रैल टू मार्च पूरा हो गया है। अब उसकी जांच करेगी क्या इसने जिस जिस प्रोग्राम के लिए 100 रुपए मांगे थे, क्या उतना पैसा इसने लगाया है कि नहीं, या इसने 90-80 खर्च किया है, बाकी 2 रुपए कहाँ इसने गवा दिए। तो ये सारी जांच क्या करता है। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नाउ जब मैं कह रहा हूँ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका मतलब होता है वो स्टैट्यूटरी बॉडी भी हो सकती हैं, वो गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन से बनी बॉडी भी हो सकती हैं, और वो अदर बॉडी भी हो सकती हैं, बट दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, दे आर नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशनल। उसको एज पर द रिक्वायरमेंट उनको बनाया गया है बाद में। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो नीति आयोग कब बना था? नीति आयोग बना था 2015 में। ठीक है, तो इससे पहले नीति आयोग का काम जो होता था वो प्लानिंग कमीशन करता था। ठीक है, तो प्लानिंग का कमीशन का मेन काम था, ये जवाहरलाल नेहरू ने एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाई थी। एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब उनके पास पावर होती है तो अपने काम को ईज करने के लिए, ये इसका काम होता था थिंक टैंक टाइप का, पॉलिसी डिजाइन, पॉलिसी बनाना, तो उनकी पॉलिसी बहुत फेमस होती थी, इसको 5 ईयर प्लान बोलते थे। सुना है आपने? 5 ईयर प्लान? नो सर। 5 ईयर प्लान होता था ना कि अगले 5 साल हम क्या करने वाले हैं, किस चीज पे फोकस करेंगे। तो ये आइडिया रशिया से आया था नेहरू जी को। रशिया में होते थे प्लान, बनते थे वहां की 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट टाइप पे कि हमको क्या करना है। तो उस टाइप से प्लानिंग कमीशन प्लान करता था कि इस 5 साल हमने पॉवर्टी एलिविएशन करना है, या हैवी इंडस्ट्रीज पे वो करना है, या सेविंग्स बढ़वानी है, क्या करना है हमने। तो इस तरीके से ऐसे काम होता था। ठीक है, बट नए जो न्यू इंडिया है, या जो नया जो लोगों की एस्पिरेशंस थी, तो जैसे गवर्नमेंट आई 2014 में बीजेपी, ये ओल्ड इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को बनाया। ठीक है, इसमें क्या होता था, पहले प्लानिंग कमीशन में ना स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते थे, बट नीति आयोग जब आया है तो स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो सीएम्स हैं स्टेट के, वो भी इन्वॉल्व हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि प्लान क्या होना चाहिए। तो सारे मुख्यमंत्री होंगे, सारे स्टेट के मुख्यमंत्री होंगे, जो दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, वगैरह वगैरह, तो वो डिसाइड करेंगे कि प्लान हम कैसे प्लान करें। अपने स्टेट की भी रिक्वायरमेंट होंगी, सब स्टेट की अपनी रिक्वायरमेंट होगी, और एक पूरा ओवरऑल फिर एक नेशनल एजेंडा, डेवलपमेंट एजेंडा बनेगा, और उस पर फिर काम किया जाता है नीति आयोग के। मतलब नीति आयोग का काम है एक तरीके से पॉलिसी फ्रेम करना। ठीक है, इसको आप लॉ से रिलेटेड मत करना, ये इसका लॉ से कोई काम नहीं है। एक तरीके से एक स्ट्रेटेजी डेवलप करता है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को अच्छे से काम करने के लिए, इसका लॉ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ना ही इसका कोई लेजिस्लेटिव बॉडी से कोई काम, ये सरकार का अपने काम करने को इजी करने के लिए नीति आयोग का निर्माण किया है। ठीक है, और नीति आयोग ने सरकार के बिहाफ पे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं। जैसे आपने देखा होगा एसडीजी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें क्या किया है कि स्टेट के बीच में उन 17 गोल्स हैं जो एसडीजीज के, उनके
आपस में उसमें 17 नहीं, उसमें 14 गोल हैं टोटल, 3 गोल नहीं है। तो उन 14 गोल्स पे कैसे कैसे हर स्टेट काम कर रहा है, तो उसकी उनकी रैंकिंग निकाली जाती है हर साल कि उत्तराखंड ने कैसा काम किया, केरला ने कैसे काम किया एजुकेशन, गोल नंबर 1 पे 4 पे, गोल नंबर 4 एजुकेशन पे केरला ने कैसे काम किया, महाराष्ट्र ने कैसे काम किया, हरियाणा ने कैसे काम किया, ऐसे। ठीक है, स्टेट वाइज निकालते हैं। हाँ, तो एक तरीके से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, मतलब स्टेट हम्म। इसमें कॉम्पिटिटिवनेस होगी तो आगे, तो इस टाइप के इनोवेशन नीति आयोग लाता है। नीति आयोग ने अभी पीछे एक वो भी निकाला था, अटल टिंकरिंग लैब, ATL, मतलब कि हाँ, अटल टिंकरिंग लैब। ठीक है, तो इसका मेन काम होता था कि स्कूल के बच्चों मतलब स्कूल में ही ना बच्चों के लिए एक लैब बनाना, लैब जहाँ वो रोबोटिक्स सीख सकें, जैसे मोटर रख दी या कुछ लेट्स से सोलेनॉइड या कुछ वो, ताकि वो कर सके काम करके, या रोबोटिक्स जोड़ जोड़ के कुछ बना रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे नीति आयोग कुछ कुछ नया नया काम करता रहता है। इट वाज क्रिएटेड बाय द एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। आई हैव ऑलरेडी मेंशन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन क्या होता है। PM चेयरमैन होता है, ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो नीति आयोग की ना अपनी गवर्निंग काउंसिल होती है और रीजनल काउंसिल होती है, एंड फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन। जो नीति, देखिए PM तो हमेशा अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो एक फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन होती है विच इज हेडेड बाय द वाइस चेयरमैन, और आई थिंक ही इज अभी विवेक देबरॉय है। एक बार चेक कर लेना आप, अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग का। ठीक है, ठीक है, विवेक देबरॉय, जहां तक अभी मुझे लग रहा है, या शायद अमिताभ कांत भी हो सकते, एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है सर, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी रोल नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ये बॉडी। सर ये जैसे UGC भी है ना, UGC भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम्म जो एक्ट के थ्रू बनी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी थी पहले से ही। हम्म ठीक है ना, आप एक बार चेयरमैन वाइस चेयरमैन देखना कौन और है। वाइस चेयरमैन है श्री सुमन बेरी, जो करंटली है अभी, ओके और ओके ओके चेयरपर्सन इनकी हुई थी 1 मई 2022 से। ओके ओके, ठीक है, सुमन बेरी। यस ओके, राइट। तो मतलब सर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वी कैन क्रिएट बॉडीज विच आर नॉट, मतलब इफ रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली लॉ के थ्रू तो कोई भी बॉडी बनाई जा सकती है ना, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ओके हाँ, ओके। उनको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनली बनेंगे क्योंकि वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है। तो सर अभी जैसे नीति आयोग हो गया, CBI हो गया, तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी उन बनने के बाद भी अब उनको इंक्लूड नहीं किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, उसमें देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ बुक, उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। राइट सर। आप अगर मान लो ये रूल हैं और ये रूल या इस तरीके का भारत होना चाहिए, अब हम रूल बुक को ही चेंज कर देंगे कि हमें ये भारत नहीं, ये भारत चाहिए, वो तो ये सर जैसे, हाँ, हाँ बोलो आपने कल की क्लास में जैसे बताया था सर कि कुछ चीजें जोड़ी गई थी, मुझे अभी वो पॉइंट याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ उनको हाँ, अमेंडमेंट बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। हाँ। अच्छा, आप ये देखो, सुनो ध्यान से देखना, हमारे पास जी अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जी सर। जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं। यस सर। ठीक है, तो पार्लियामेंट ना बहुत तरीके के लॉ से डील करती है। तो जैसे एक सिंपल एक्ट भी हो सकते हैं, सिंपल लॉ, मैं जनरल, आई एम जस्ट सेइंग जनरल लॉ, जनरल। ठीक है, दूसरा ये मनी बिल भी होते हैं। मनी बिल का मतलब होता है जब बजट के टाइम पे जो पेश होना होता है। तीसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का मतलब होता है ऐसा बिल हम प्रपोज करना चाह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंड हो जाए, जो मतलब रूल बुक ही, अगर कुछ रूल चेंज करने हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आर रिक्वायर्ड एज पर द एस्पिरेशन ऑफ द जनरेशन, करंट नीड के अकॉर्डिंग, अगर ये बिल पास हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और सो फार हमने 104 अमेंडमेंट कर चुके हैं।
जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे आया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट ब्रॉट जीएसटी एंड इट पुट जीएसटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। हाँ ठीक है, उसके हाँ बाद 102 आया। 102 हम्म से रिलेटेड एक नई बॉडी बनी गई थी जिसको बोलते हैं कमीशन फॉर ओबीसी, अच्छा यूनिक कमीशन, कमीशन फॉर ओबीसी के लिए पर्टिकुलर एक बना था। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ 103 अगर मैं बात करूं तो 103 में ईडब्ल्यूएस वाला आया था। हम्म ईडब्ल्यूएस मतलब ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होंगे ना, दे विल चेंज कुछ पार्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन। अदरवाइज अगर ये जनरल एक्ट होगा ना, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं होगा, मनी बिल का कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं होगा। ओनली दोज एक्ट, दोज बिल, और जो एक्ट बन चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओनली दे विल चेंज, दे विल मॉडिफाई। जो भी प्रपोज किया होगा मॉडिफिकेशन में, वो वाला मॉडिफाई वो कर देंगे। हम्म ठीक है, ओके सर, ओके सर। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना आपको? नहीं सर, ठीक है, फिलहाल तो नहीं है सर। हाँ सर। कोई नहीं, जब भी होगी आप पूछ लेना। ठीक है, यस सर, श्योर उसके बाद सर। आता है सीबीआई। सीबीआई एक्चुअली सीबीआई पुलिस रिफॉर्म के टाइम पे या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए संथनम कमेटी की स्थापना हुई थी 1963 में। तो इन्होंने रिकमेंड किया था कि करप्शन से बचने के लिए ना आप एक बॉडी बनाओ जिसका नाम होगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दिस इज सिमिलर टू द जैसे फेडरल एफबीआई ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो उसी के लाइन पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनिशियली फॉर करप्शन के लिए बनाई थी, करप्शन प्रिवेंट करने के लिए। बाद में सीबीआई को बहुत सारे डोमेन दे दिए गए, वो क्राइम भी इन्वेस्ट करती है, फाइनेंशियल फ्रॉड भी इन्वेस्टिगेट करती है, XYZ। ठीक है, एंड इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, स्टैट्यूटरी मतलब कोई एक्ट के थ्रू नहीं बनी है सीबीआई। सीबीआई मतलब सिंपल एक सॉर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से ही बनी है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, और इसके अलावा अब यूजीसी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूजीसी के बारे में। ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, which of the following institutions are empowered to confer grant under UGC Act 1956? कौन कौन सी हैं इसमें? Which of the following institutions are empowered to confer or grant degrees under UGC Act 1956? मतलब यूजीसी एक्ट जो 1956 में बना था ना, तो ये किस किस को रिकॉग्नाइज करता है? कौन कौन? मान लो अगर मैंने अपना एक नया कॉलेज बना दिया तो मैं डिग्री कर सकता हूँ क्या, दे सकता हूँ डिग्री? हेलो, सर यस सर। मैं दे सकता हूँ डिग्री? मान लो, यस सर। क्वेश्चन समझ आया आपको? सर आपने यही पूछा ना कि कॉलेज डिग्री प्रोवाइड कर सकता है क्या? नहीं नहीं, वो कह रहा है इनमें से ये जो 4 टाइप के इंस्टीट्यूशन दिए हैं, तो इनमें से यूजीसी एक्ट 1956 द्वारा मतलब कौन कौन से इंस्टीट्यूशन एम्पावर्ड हैं? Which among the following institutions are empowered under the UGC Act 1956 to grant degrees? ओके सर। है ना? तो अच्छा ये बताओ, यूनिवर्सिटी, अगर कोई यूनिवर्सिटी जो पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है, क्या वो डिग्री दे सकती है? क्या वो रिकॉग्नाइज्ड है यूजीसी एक्ट 1956? या सिंपली अगर मैं बोलूं ना, इसका मतलब ये है जो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है। हाँ सर, ऑफ कोर्स दे सकती है। ठीक है, बिल्कुल दे। ठीक है, और यूनिवर्सिटी स्टेट, अगर स्टेट लेजिस्लेचर से कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी वो बनी है, तो क्या वो डिग्री दे सकती है? जो जो स्टेट के कॉलेज, स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं। यस सर। यस ठीक है, सर। ओके, मतलब ये दो तो पक्का है, पक्का है। तो अब मजे की बात है, सब में एक दो है। ठीक है, अब आपको एलिमिनेट करना है इनमें से। अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या होता है?
एनीवन? सर अगर लिंग्विस्टिक देखा जाए तो वो लैंग्वेज से रिलेटेड है ना, तो लैंग्वेज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कौन होगा? यानी कि जोन सी लैंग्वेज कम बोली जाती है उनका कोई कम्युनिटी। हाँ, तो जैसे जैसे लेट्स से लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का, मान लो कि बंगाल में अगर कोई मराठी स्पीकिंग लोग हैं तो दे विल बी कंसिडर एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन वेस्ट बंगाल। क्लियर है? यस मतलब सर। जहां पर जो भाषा जहां वो जिस रीजन की भाषा नहीं है दूसरे रीजन में, लिंग्विस्टिक वो माइनॉरिटी कंसिडर किया जाएगा। यस सर। ठीक है। Yes, sir. अगर वो कोई इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करते हैं लिंग्विस्टिक, वो क्या ग्रांट कर सकते हैं, क्या डिग्री ग्रांट कर सकते हैं क्या वो? सोचो। क्या सर, क्वेश्चन प्लीज अगेन। क्वेश्चन आपको ये विजिबल है क्या? स्लाइड हो रहा है ना विजिबल? यस सर, यस सर, हाँ हाँ। तो वो कह रहे हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड हैं जो डिग्री ग्रांट कर सकते हैं। ये तो कंफर्म है। हाँ सर। ठीक है। और इसमें चौथा है एन इंस्टीट्यूशन विच इज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। क्या ये डिग्री ग्रांट कर सकती है क्या? यस यस सर। सर, ठीक है। ये भी यानी कर सकती है। ठीक और है, वो अभी माइनॉरिटी वाली जो है ना सर, हाँ a university institution established by a linguistic minority, सर उसको भी तो रहेगा ना कहीं देने का डिग्री का। नहीं, डिग्री रहने का तो होगा, पर आधे मेंशन्ड इन यूजीसी एक्ट नो 1956। नो सर, सर नो है ना? सर, ये नहीं दे कर तो सर, उसमें ये से तीन नहीं है। करेगा। एक तो जो पार्लियामेंट वाला होगा, लेजिस्लेचर जो हमने एजुकेशन में भी पढ़ा था, यस और सर। तीसरा होगा जो डीम टू बी यूनिवर्सिटी होंगे। सो द ऑप्शन वुड बी 1, 1, 2 2 and 4. and 4। यस सर। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर वैल्यूज अमंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ द हायर एजुकेशन आर प्रमोटेड बाय द नैक, contributing to the national development? अगर आपने पढ़ा होगा सर ये वाला क्वेश्चन था, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था एग्जाम में। अच्छा हाँ सर। ठीक है, तो फर्स्ट इज राइट, कंट्रीब्यूटिंग, ये आपकी स्लाइड में भी डाला था मैंने, कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल डेवलपमेंट, fostering global competencies among students, inculcating the value system among student and teacher, and promoting optimum utilization infrastructure. So the answer would be 4, A, B, C, D. ठीक है ना? The best way for providing values education is through discussion on the scriptural text, lecture, discourse on values, seminar, symposia on values, and mentoring reflective session on values. डिस्कशन ऑन स्क्रिप्चुरल टेक्स्ट। कैसे हो सकता है? अब स्क्रिप्चर टेक्स्ट तो मान लो मेरी किसी में आस्था ही नहीं है तो। यस सर। seminar, symposium, monitoring, reflective session, lecture, discourse. एक बार आप इसका आंसर चेक कर लेना आप ये, ठीक है? कि मुझे भी थोड़ा वो लग रहा है कंफ्यूजिंग टाइप का, बट दिस इज फॉर श्योर। और मे बी ये क्वेश्चन में एबीसीडी ऑप्शन है कि नहीं, एक बार चेक कर लेना आप ये, ठीक है? मतलब दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, ये शायद प्रीवियस ईयर का ही है, प्रीवियस ईयर्स में से कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें लेक्चर, डिस्कोर्स ऑन वैल्यूज, सेमिनार और सिंपोजियम ऑन वैल्यू। Sir, answer is the fourth, mentoring reflective session of on values. ठीक है, सो दिस इज मोर अप्रोप्रिएटिंग अगर This इनमें is the से। best way for providing. हाँ, तो बेस्ट वे अगर देखा जाए चार में तो Yes sir. ठीक है, ओके। देन एक है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC has been declared unconstitutional. ये कौन कर सकता है? अच्छा, ये आपको पता है NJAC क्या है? Have you heard of this National Judicial Appointment Commission? Yes sir. ये appointment या sir recruitment के लिए I think. ओके ठीक है। एक्चुअली ये क्या हुआ था ना, अभी देखो अभी भी ये जुडिशियल सबसे, ऑफिसर से उनके ट्रांसफर या जो उनके अपॉइंटमेंट्स। हाँ एक्चुअली क्या हुआ था ना, 2014 की बात है ये, 2014 या 15 की बात है।
तो उस टाइम पे ना, अभी अभी क्या होता है कि जब जुडिशियल अपॉइंटमेंट होती है ना, व्हेन आई एम सेइंग द जुडिशियल अपॉइंटमेंट, तो व्हेन आई एम रेफरिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस या सुप्रीम कोर्ट जजेस या जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके अपॉइंटमेंट की बात करता हूँ। तो अभी जब अपॉइंटमेंट करते हैं ना, तो उसमें सिर्फ जुडिशियरी ही इन्वॉल्व रहती है, उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का कोई रोल नहीं रहता है। आप समझ रहे हो? जब कोई बड़ी पोस्ट पे ऐसे जुडिशियल लेवल पे अगर कोई अपॉइंटमेंट हो रहा है ना, तो वहां पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का कोई रोल नहीं रहता है। अदरवाइज कुछ ऐसी जहां पर एग्जीक्यूटिव से प्राइम प्रधानमंत्री आएंगे, लेजिस्लेटिव से लोकसभा के स्पीकर या यूजुअली लोकसभा के स्पीकर आते हैं, लेजिस्लेटिव से, एग्जीक्यूटिव से प्रधानमंत्री आते हैं, और पूरी एक कमेटी बैठती है और वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। बट जुडिशरी में क्या होता है, जितनी भी अपॉइंटमेंट होती हैं, दे आर ऑल डेल्ट बाय द जुडिशरी इटसेल्फ। तो गवर्नमेंट तो पार्लियामेंट ने ना एक एक्ट बनाया था जिसको नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट बोला गया था, और उसमें कमीशन बनाना था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसका रोल होगा जुडिशियल ऑफिसर्स या जुडिशियल जो जजेस वगैरह हैं उनको अपॉइंट करना। और वो अपॉइंट वहां पर एग्जीक्यूटिव के भी आ गए, उसमें ये भी था कि प्रधानमंत्री भी होंगे अपॉइंटमेंट के टाइम, मतलब जो कमेटी डिसाइड करेगी किसको बनाना है। तो अगेन यहाँ पे जुडिशियल इंटरफेरेंस आ गया, वो एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस आ गया ना। यस सर। तो ये पूरा जो एक्ट था ना, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने। कौन सा कोर्ट कर सकता है ये? कोई एक्ट सही है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं है। आप ये देखो, ये पूछ रहा है डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नाउ टेल मी, हु कैन डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल? सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट। सिंपल ना, है ना। आप ये देखो, प्रेसिडेंट तो कर नहीं सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट के कंसेंट से तो कोई एक्ट बना है, ठीक है, है ना। अब हाई कोर्ट पार्लियामेंट के एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल वो नहीं डिक्लेयर कर सकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर कर सकता हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट दोनों लिखा है यहाँ पे। अब हाई कोर्ट है नहीं, हाई कोर्ट कर नहीं सकता, वी हैव सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। Which of the following in political system are correct? The president is both head of the state and head of the government. सही है, ये गलत है? सर गलत है। कैसे? सर प्रेसिडेंट हेड ऑफ द, सर प्राइम मिनिस्टर होता है ना हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सर मतलब एक में प्राइम मिनिस्टर है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री होता है। यस सर, यस। तो हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, दैट इज ओके। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज पीएम, ठीक है। पार्लियामेंट इज सुप्रीम, हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट इज सुप्रीम, सही है या गलत है? सुप्रीम का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट, सबसे, मतलब एक सबसे टॉप की बॉडी है। तो क्या हमारे यहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम है क्या? नो। कौन सुप्रीम है? आप ऐसी रैंडम गैस करो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा। कौन सुप्रीम है? उज्ज्वला? एक सेकेंड सर, मेरे को क्वेश्चन जो इंडियन पॉलिटी सिस्टम, द प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। आप सुप्रीम का मतलब समझ रहे हो ना, कि जिसके ऊपर कोई नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है जिसके ऊपर। तो कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जैक्टली, कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, समझो। क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम होता तो पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकता। यस सर, राइट सर। दूसरी चीज, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम बोलोगे, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम हो सकता, क्योंकि पार्लियामेंट के ऐसे पास पावर है कि वो जजेस को कभी भी है, वो अलग बात है, थोड़ा डिफिकल्ट है रिमूव करना, मेजॉरिटी चाहिए उसमें, बट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव तो वैसे सुप्रीम नहीं हो सकती, क्योंकि आप ये देखो, उसको सुप्रीम इसलिए नहीं बोल सकते,
क्योंकि वो चुनी हुई है ना, चुनी भी हुई है। एग्जीक्यूटिव, हाँ, एग्जीक्यूटिव तो वैसे भी सुप्रीम नहीं हो सकती, क्योंकि उसको आए दिन सुप्रीम कोर्ट में भी घसीटा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। मतलब आप ये देखो, उसकी भी लाइबिलिटी है, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है कहीं ना कहीं, उससे भी तो पूछा जाता है। दूसरी बात, तो सुप्रीम इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आप देखो, अगर बजट पास नहीं हुआ ना, बजट के बाद एक वोट ऑफ थैंक्स दिया जाता है। वोट ऑफ थैंक्स का मतलब होता है कि सॉरी, वोट ऑफ थैंक्स कह रहा हूं मैं, बजट वो अप्रूव किया जाता है। अगर अप्रूव नहीं हुआ यहाँ पे, या जो प्रेसिडेंट ना एक स्पीच देते हैं बजट से संबंधित, ठीक है, तो उसके बाद ना वोट ऑफ थैंक्स दिया जाता है सारे एमपीज द्वारा। अगर वो वोट ऑफ थैंक्स पास नहीं हुआ ना, पास मतलब मेजोरिटी अगर अप्रूव नहीं हुआ, तो सरकार गिर सकती है, ठीक है, सरकार कभी भी गिर सकती है। या अगर बहुमत नहीं हुआ, अगर मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाई एग्जीक्यूटिव, तो सरकार गिर जाएगी। तो एग्जीक्यूटिव तो वैसे भी सुप्रीम नहीं हो सकती। हमारी लेजिस्लेटिव वैसे सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट वैसी, सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है जुडिशरी के, वो वही सुप्रीम नहीं है, तो कोई भी सुप्रीम नहीं है। तो सुप्रीम क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, ठीक है। और अगर उससे भी सुप्रीम बताना है मुझे, अगर ऑप्शन आता है, तो अगर ये लिखा रहता है कि द यू कैन से द पीपल, अगर लोग आता है पीपल ऑफ इंडिया, तो वो सुप्रीम होगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन और पीपल ऑफ इंडिया आएगा ना, तो पीपल ऑफ इंडिया आप उसको करना, क्योंकि पीपल ऑफ इंडिया का ही एस्पिरेशन, या उनकी जो क्या कह सकते हैं, दे आर, वो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ है, ठीक है ना। द एस्पिरेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया कोडिफाइड, वही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। तो वही सुप्रीम है इंडिया में, इसीलिए इसको पॉपुलर डेमोक्रेसी कहा है। पॉपुलर का मतलब क्या होता है पता है आपको? पॉपुलर का मतलब होता है रिलेटेड टू द पीपल, ठीक है। तो रिलेटेड टू द पीपल, तो इसको बोलते हैं पॉपुलर डेमोक्रेसी, ठीक है ना। क्लियर है ना? यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है। उसके बाद तीसरा बताओ, तीसरा बताओ सर। आई एम गोइंग टू क्विट द क्लास नाउ। क्लास खत्म होने वाली है, 3 स्लाइड बची हैं। ओके सर, बट थोड़ा अर्जेंट है, तो आई हैव टू लीव। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात थैंक यू नहीं। सर, थैंक यू। ओके ओके, वेलकम। आप ये बताओ अब, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सही है गलत है? यस सर, है ना, गार्जियन है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, अल्टीमेट इंटरप्रेटर सुप्रीम कोर्ट का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट है, तो दैट सी इज राइट। डी है द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स होता है, फंडामेंटल राइट्स ये दे आर मेंशन इन पार्ट 3, थर्ड पार्ट में है, फोर्थ में आता है हमारा डीपीएसपी। तो डीपीएसपी क्या होता है? डीपीएसपी होता है एक तरीके से जो स्टेट्स को डायरेक्शन दिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी लिखे हुए हैं, ठीक है। डीपीएसपी स्टेट को किस तरीके की पॉलिसीज बनानी चाहिए, जो अगर जैसे मान लो कि उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है कि उसको, जैसे डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि लेट्स से कि हमको जो मिल्क एनिमल है, जो मिल्क एनिमल होते हैं, वो गाय जैसे दूध देने वाले जो एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए, ठीक है। ये डीपीएस में लिखा है, डीपीएस में लिखा है। तो स्टेट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो उनको डिस्करेज करे, ठीक है। डीपीएसपी में लिखा है आर्टिकल 44 में कि यूसीसी प्रमोट करना चाहिए, ये होता है यूनिवर्सल सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, ऐसे इनको प्रमोट करना चाहिए। तो इस तरीके की बहुत सारी डायरेक्शंस दिए हुए हैं, और उन डायरेक्शन को हम 3 भागों में बांटते हैं, मतलब ऐसा बांटा हुआ नहीं है उसमें, पर हम उसको आइडियोलॉजिकली उसको 3 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है गांधीयन आइडियाज, जैसे गांधी कहते थे कि स्वराज को प्रमोट करो, या जो रूरल इकोनॉमी है उनको थोड़ा
एनकरेज करो, ठीक है। तो वो जितने टाइप के भी डीपीएसपी है हम उनको गांधीयन आइडियोलॉजी कहते हैं। दूसरा होता है सोशल आइडियोलॉजी, सोशल मतलब होता है जहाँ पे सोशल जस्टिस की बात होती है। और तीसरा होता है लिबरल, लिबरल होता है जैसे लिबरल कहता है कि आपको इंटरनेशनल ट्रीटी को ऑनर करना चाहिए, ठीक है, आपको जानवरों की या उनको प्रोटेक्शन के लिए आपको काम करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना चाहिए, तो वो सारे लिबरल के अंदर में आ जाते हैं, ठीक है। बट अगर मान लो कोई स्टेट लॉ बनाता ही नहीं है इन पे, तो ये हो, इज इट दैट कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कि ये तो गांधीयन प्रिंसिपल पे लॉ ही नहीं बना रहे? क्या हम कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हम? नो सर, नो सर। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने आपके फंडामेंटल राइट्स को नुकसान किया है, मतलब गवर्नमेंट आपके फंडामेंटल राइट को हैम्पर कर सकती है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो? यस सर। ठीक है, तो जो आप नहीं, मतलब जैसे आप डायरेक्ट फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हो तो दे आर जस्टिसिएबल, है ना, उनको जस्टिफाई किया जा सकता है। बट जो डीपीएसपी होते हैं ना, दे आर नॉट जस्टिसिएबल, जस्टिफाइबल होता है, ठीक है, तो उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, आप उनके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो इसका मतलब है सुप्रीम द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिफाइबल, नॉन जस्टिफाइबल, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ सी, द C. सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज? ड्यूटीज हमने पढ़ी हैं, तो कौन कौन सी ड्यूटीज है इसमें? टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, क्या है, क्या ये? यस सर। ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, सही है क्या ये? यस सर। ठीक है। और सी है फॉर अ पेरेंट टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, सही है क्या? ये पेरेंट की ड्यूटी है कि अपने वार्ड को वो एजुकेशन प्रोवाइड करे, सही है गलत है? सर वैसे तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन बट फंडामेंटल ड्यूटीज, हाँ ये ड्यूटीज है, ये लिखा है ना, ये ऐड किया गया था 2003 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के। पहले 10 ड्यूटीज थी, बाद में इसको 11वीं ड्यूटी ऐड किया गया, ठीक है, कि पेरेंट की ड्यूटी है कि अपने बच्चे को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, चाइल्ड को, और टू बी स्पेसिफिक 6 से लेके 14 साल के बच्चे को, ठीक है ना। ओके सर। डी आता है टू प्रोटेक्ट द monuments and places of national importance, सही है गलत है? तो बिल्कुल सही है, ये सही है बिल्कुल सर। सही है। तो आंसर आपका होगा ए बी सी डी, फोर्थ ABCD। राइट आंसर। Which of the following statements are correct with respect to नीति आयोग? Is it a constitutional body? नो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या ये? नहीं सर, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी? स्टैट्यूटरी है क्या? कंफ्यूजन हो रही है स्टैट्यूटरी में, क्या होता है? यस सर, एक बार थोड़ा बता ठीक है, दीजिए। देखो क्या होता है, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी एक्ट के थ्रू बनी है, अब वो एक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो स्टेट का एक्ट भी हो सकता है या यूनियन का एक्ट या पार्लियामेंट का एक्ट भी हो सकता है, अगर उसके थ्रू कोई बॉडी बनी है तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो यूजीसी एक्ट के थ्रू, यूजीसी एक्ट 1956 के थ्रू यूजीसी एक बॉडी बनी है। यस सर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आधार का जो ऑफिस है या जो आधार का जो एक इंस्टीट्यूशन बना है, वो आधार एक्ट के थ्रू बना है। आधार एक्ट कब बना था आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट वो आधार एक्ट के थ्रू आया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो देयर आर लॉट ऑफ बॉडी, बहुत स्टैट्यूटरी बॉडी बहुत सारी हैं, बहुत सारी, मतलब एक मतलब दे आर ईदर फॉर्म थ्रू द यूनियन एक्ट और स्टेट एक्ट, ठीक है ना। जैसे अगर उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में एक बॉडी बनी है यूरेडा, मतलब होता है उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, तो ये उत्तराखंड ने अपना एक्ट बनाया है, तो ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी होगी स्टेट की। समझ आया ना आपको?
स्टैट्यूटरी का Yes, मतलब sir. होता है, ठीक है। Yes, sir. समझ आया. स्टैट्यूटरी जो वर्ड आया है वो स्टैट्यूट से आया है, हम्म. ठीक है। इसका मतलब होता है लॉ, ठीक है। Yes, ये sir. नीति आयोग इज अ, हाँ सर, नीति आयोग है, सीबीआई नीति नहीं आयोग है. नहीं है, नीति नीति आयोग आयोग स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव, देखो स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जहां पे सारे लॉ मेकर आते हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए, यहाँ पर जो विधानसभा के लोग सारे इन्वॉल्व होंगे, पास करेंगे तभी तो एक्ट बनेगा, है ना। यूनियन में क्या होगा, Okay. पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में दोनों में पास होगा तो एक्ट बनेगा। बट आप ये सोचो कि ना, नीति आयोग में कोई भी एमपीज इन्वॉल्व नहीं था, वो प्रधानमंत्री ने बोला कि हम एक नई बॉडी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा नीति आयोग, तो ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी है, ओके सर, ठीक है ना। ठीक है इसकी इतनी पावर नहीं होती, बट क्योंकि इट डिपेंड्स कि आपकी सरकार कितनी मजबूत होगी, सरकार मजबूत होगी तो ऑब्वियसली उसकी बॉडीज भी मजबूत होंगी, बट अदरवाइज इसका मतलब अगर मैं पावरफुल की बात करूं तो सबसे पावरफुल होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फिर स्टैट्यूटरी बॉडी, फिर एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी बॉडी, ओके सर, ठीक है ना। इट इज नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी, यस होगा कि नहीं, यस सर, ठीक है। तो सी वुड बी द राइट। इट इज अ थिंक टैंक। नीति आयोग क्या करता है, सोचता ही तो है, यस सर, थिंक टैंक, यस सर, पॉलिसीज बनाता रहता है, फ्रेम करता रहता है, ठीक है। मतलब बहुत एक्सपर्टीज भी बैठे रहते हैं इसमें, ठीक है ना। अलग अलग डोमेन के एक्सपर्टीज वो डिसाइड वो करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, भारत के भाग्य के लिए अलग अलग नई नई पॉलिसीज लाते रहते हैं, यस। तो सी एंड डी वुड बी द राइट आंसर। द थर्ड, ठीक है, थर्ड वुड बी द राइट आंसर। ओके, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट। क्या पार्लियामेंट, अच्छा, दोस्त हु कुड नॉट अटेंड यस्टरडेज क्लास, तो ऐसा होता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे टोटल 12 स्केड्यूल हैं, ठीक है। तो स्केड्यूल 7 के अंदर लिस्ट दी हुई है, लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, कि जैसे मैंने आपको बोला कि आप इस डोमेन पे ही काम करोगे, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही काम करोगे, दूसरा बंदा है वो इसी पे काम करेगा, मतलब एक दूसरे के डोमेन पे आप लॉ नहीं बना सकते। तो वैसी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 3 टाइप के लिस्ट हैं, एक को बोलते हैं हम यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, और तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। ये वो सब्जेक्ट होते हैं जिसपे सिर्फ पार्लियामेंट ही, यूनियन ही बना सकती है। जैसे अगर मैं बोलूं फॉरेन पॉलिसी पे, ठीक है, दूसरा हो गया टेलीकम्युनिकेशंस पे, तीसरा हो गया लेट्स से सिटीजनशिप पे, ठीक है। इस पे सिर्फ यही बना सकती है, यूनियन ही बना सकती है। अगर स्टेट की बात करूं तो जो स्टेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी, जैसे लेट्स से एग्रीकल्चर पे, ठीक है। तो अब तीसरा होता है कॉन्करेंट होता है जिसपे दोनों बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया। अभी हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि एजुकेशन इज समथिंग जहां पे स्टेट भी लॉ बना सकती है और सेंट्रल भी बना सकती है, ठीक है ना। यस सर, यस सर। तो ये कह रहा है कि पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर लिस्टेड इन द लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तो पार्लियामेंट एक्चुअली बना सकती है जो स्टेट लिस्ट में जो है ना, जो मान लो जो इस स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट हैं उन पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, लेकिन वहां पे कुछ कंडीशन होती हैं। क्या कंडीशन, वो पूछ रहा है कि कब कंडीशन, कौन सी कंडीशन में बना सकती है। विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, only after the constitutional amendment is suitably, in case of inconsistency among the state legislature, at the request of 2 or more states। बताओ, जस्ट मेक अ गेस, क्या हो सकता है, वो कौन सी सिचुएशन में बना सकती है स्टेट। ठीक है, एक्चुअली कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन है जो राइट है, अदरवाइज और भी कंडीशंस होती हैं जहां जहां पर जिस जिस टाइम पे जो
जो स्टेट सब्जेक्ट्स है ना उस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। मैं वैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे इमरजेंसी लगती है ना, इमरजेंसी अभी तक 3 बार लगी हुई है इमरजेंसी। इमरजेंसी का और जैसे स्टेट इमरजेंसी आपने सुना है? स्टेट इमरजेंसी, यस सर। स्टेट इमरजेंसी क्या होता है? सर जैसे जब स्टेट में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए। नहीं, स्टेट इमरजेंसी होता है कि जब वहां सरकार मतलब बहुमत किसी का नहीं बन रहा है, जिसको अच्छा। प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, उसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। सर ये प्रेसिडेंट रूल रख जाता है जिसमें, हाँ, जहाँ पे राष्ट्रपति की सरकार, राष्ट्रपति का शासन हो जाता है, तो उसको जैसे उत्तराखंड में भी लगी थी, वो तब होता है जब किसी का बहुमत नहीं बन पाता है। जैसे उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, तो 35 और 1 प्लस मतलब 36 सीट चाहिए बहुमत बनाने के लिए, तो किसी का भी बहुमत नहीं बन पा रहा है ना। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जितने भी स्टेट के जो कानून बनेगा ना वो पार्लियामेंट बनाएगा। मतलब स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो सब लेजिस्लेट पार्लियामेंट करेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी होगा। या ऐसे टाइम भी हो सकता है जहां पर 2 और उससे ज्यादा जो स्टेट होता है वो रिक्वेस्ट करता है पार्लियामेंट के कि भाई इसमें हमारी एक्सपर्टीज नहीं है बट पार्लियामेंट की एक्सपर्टीज है, आप इस पे कानून बना सकते हो। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट ऐसे छीन के नहीं बनाएगा कि तुम अच्छे नहीं हो मैं तुम्हारा कानून बनाता हूं, ऐसे नहीं, क्योंकि सेपरेट किया हुआ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सेपरेट किया हुआ है कि भाई तुम्हारा डोमेन है। अब कलकत्ता वो ममता बनर्जी जी बोलेंगी कि भाई हमको फॉरेन पॉलिसी बनाने दो, इज दैट पॉसिबल? नो। ठीक है, तो वो यूनियन का काम है, तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या एक्ट बनाने हैं, या टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड क्या क्या एक्ट बनाने हैं, या सिटीजनशिप किसको देनी है किसको नहीं देनी है, क्या क्या एक्ट बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो पार्लियामेंट उसको जज करेगी, मतलब लेजिस्लेट करेगी। लेजिस्लेट का मतलब होता है लॉ मेकिंग। यस सर। ठीक है, यस सर। उसके बाद आई गेस लास्ट क्वेश्चन है ये। Swayam tries to take the best teaching learning resources to all students through what? Seminar, video lecture, classroom teaching and conferences. So video lecture. Yes. ठीक है, तो बस इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, तो बाकी I'll provide notes later on. तो बस with that we are ending our class and tomorrow same time. ठीक है ना? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो ओके, सी यू टुमारो। यस सर, बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर। सर कल भी 8 to 10 ना? कल 8 to 10, हाँ नहीं कल सर शायद पॉसिबल जल्दी भी हो सकता है क्योंकि 4 to 5 के सर अराउंड वो है क्लास ना। हाँ ठीक है। 4 to 6 नहीं 4 to 6 ही होगा, बिकॉज कल उसके भी 3 टॉपिक बचे हैं, तो सर 8 to 10 ही हो पाएगा।